हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हमारे अर्जुनास को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। मैथ्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। अर्जुना जेई 2025 में, जहां पे हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कंप्लीट किया था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आज हम करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखिए आपके सामने है, और छोटा सा यहाँ एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है भाई, इसलिए क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये टॉपिक हम अभी बोर्ड्स लेवल का, स्कूल लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का ही करेंगे, क्योंकि ये आपका दोबारा आएगा 12th क्लास में जब कैलकुलस पढ़ेंगे आप। वहाँ लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें डिटेल में आने वाली हैं, बट अभी हम 3-4 लेक्चर के अंदर बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनके पढ़ लेंगे। चरण स्पर्श सर जी, जीते रहिए बेटा, आशीर्वाद हमारा आपकी तरफ है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आज पहली बार लाइव में आया हूं मैं। पहली लाइव में आए हैं, अच्छा, नए चैप्टर सोच के आए होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो नया चैप्टर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेजर जो टफ चैप्टर्स थे हमारे खत्म हो गए हैं। अब अगले कुछ 2-3 चैप्टर आसान आसान चैप्टर्स होने वाले हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव भी एक तरह से आसान चैप्टर ही आप मानिए अभी के लिए। तो आगे भी वैसे 12th में जब करोगे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी 12th में भी। लव यू सर जी, लव यू टू बेटा, लव यू टू, आपको भी ढेर सारा प्यार। हाँ, बीजीटी सर, अब बीजीटी के तो क्या ही बात करें यार। 5 मिनट टॉक बीजीटी के ऊपर नहीं हो सकती, कुछ है ही नहीं करने को बात। क्या करें बताइए, कुछ बात है ही नहीं करने को। देख लेंगे कल, अगर भाई बुमराह जी जिता देंगे तो जिता देंगे, नहीं तो इंडिया हार ही रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल। हाँ, ऋषभ पंत ने अच्छी बैटिंग करी, ये तो है, ये तो है भाई। आई लव मजाक सर, अच्छा अभी मजाक करते हैं बेटा। आई लव मैथ्स भी बोल दिया कर कभी, आई लव मजाक। हाँ, बीमार हो क्या सर? नहीं बीमार नहीं है यार, बस बैक टू बैक क्लासेस बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा टायर्ड है बॉडी। हम्म, और कुछ नहीं है, क्योंकि लक्ष्य की भी रोज क्लासेस चल रही हैं। उनका JEE 1 आने वाला है ना, अप्रैल वाला, जनवरी वाला, तो उनका रिवीजन क्लासेस चल रही हैं उनके बैच में। हम्म, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फोकस करेंगे सब लोग। अब जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर ये नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही कैजुअल ले लिया, ऐसा भी मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कंसंट्रेट तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्लास में फुल कंसंट्रेशन करेंगे। और अगर क्लास में अच्छी तरह समझ लिया, तुम्हें मोटा मोटा जिस लेवल का हम अभी लिमिट्स पढ़ रहे हैं उतना समझ आ जाएगा। अब ये देख लो, एक और बात समझ लो, इस लिमिट्स के मैं अभी जितने तुम्हें पीवाईक्यू कराऊं बस वही करने हैं तुमने, अभी ये नहीं और पीवाईक्यू लेके बैठ गए, क्योंकि लिमिट्स में आपको मैं अभी सिर्फ एनसीईआरटी लेवल के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। उसके बेसिस पे जो पीवाईक्यू हो जाएंगे वो कर लेंगे, बट जो एक्चुअल आईआईटी लेवल का लिमिट्स होगा वो क्लास 12th में होगा बेटा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फोकस करिए, फोकस करिए, फोकस करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। सब लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि देखो क्या है, ये एक नया यूनिट है तुम्हारे लिए, कैलकुलस एक नया यूनिट है। हाँ, फिजिक्स में तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट फिजिक्स में मोर और लेस तुमने जो डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, तुम्हें डेरिवेटिव वाला पार्ट पढ़ा है। लिमिट्स तो शायद फिजिक्स में तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, सिर्फ ये डेरिवेटिव वाला पार्ट पढ़ा है। और डेरिवेटिव वाला पार्ट भी जो आपने पढ़ा है वो भी एक तरह से याद ही किया है कि यार साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन -1, वो सब डिफरेंशिएशन याद करे हुए ना तुमने। 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, बट वो आए कहां से, उनका लॉजिक क्या है, तो वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। एक्चुअली उनके जो प्रूफ्स हैं उन सब के अंदर लिमिट्स का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें लिमिट्स पढ़नी है, इसलिए हमें लिमिट्स पढ़नी है। हाँ, लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल अभी नहीं लगाना, बिल्कुल भूल जाओ अभी के लिए। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा लॉपिटल क्या है, बट अभी आप लिमिट सीखेंगे विदाउट लॉपिटल रूल, बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेटा फिर वही बात है ना, तुम T20 तो खेलने जा नहीं रहे हो, तुम बेटा टेस्ट मैच खेलने आए हो, तो टेस्ट मैच की तरह तैयारी रखो अपनी। T20 वाली तैयारी मत रखो। तो बेसिक से समझेंगे, एक एक चीज डिटेल में समझेंगे। लिमिट एट अ पॉइंट x इक्वल टू a क्या होता है, पहले ये पढ़ेंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ेंगे। मतलब आज
कल और रादर 3 लेक्चर्स तक हम लिमिट्स ही लिमिट्स करेंगे और फिर एक लेक्चर में थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स में आपको बता दूंगा। ठीक है सर, क्या कुछ दिनों तक मैथ्स में रिलैक्सेशन है? मतलब कह सकते हो, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बट रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना लिखना छोड़ दिया, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, डीपीपी तो निपटानी पड़ेगी, बट ये है कि इजी लगेगा तुम्हें, उतना टफ नहीं लगेगा। हाँ चलो भाई, फोकस करो फोकस करो। हाँ फोकस करिए। तो देखिए लिमिट का पहली बात तो लिमिट एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं LIM लिमिट के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। ये होती है लिमिट लिखने का स्टैंडर्ड तरीका कि कोई भी एफ एक्स फंक्शन हो सकता है, एक्सटेंडिंग टू ए ऐसे बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, मान लीजिए बॉक्स एक्स दे दिया, ठीक है, फंक्शन कोई दे दिया बॉक्स एक्स, वही GIF वाला बॉक्स एक्स दे दिया, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझनी है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, एक्सटेंडिंग टू 3 है, 3 की तरफ जा रहा है, x क्या है 3 की तरफ जा रहा है बेटा, 3 है नहीं, 3 की तरफ जा रहा है, मतलब नंबर लाइन में अगर आप देखें, नंबर लाइन में 3 की तरफ जाने का मतलब या तो 3 से जस्ट बड़ा हो सकता है, 3 की राइट साइड से आ सकते हैं आप, 3.00001 x को ले सकते हैं, राइट। एक्सटेंडिंग टू 3 मतलब 3 की राइट साइड से आ जाए 3.00001, या 3 के लेफ्ट साइड से आ जाए 2.999999, राइट। सो लिमिट में पहली बात जहां पर भी टेंडिंग टू ए हो रहा है अगर, तो x a नहीं है, a के पास जाएगा। अब या फिर x 3 की तरफ जा रहा है तो x 3 के पास जाएगा, 3 नहीं है x, और 3 के पास दो तरह से जा सकता है, जब 3 से बड़ा वाला लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब 3 को राइट से नंबर लाइन में अप्रोच करेंगे, 3 प्लस समथिंग लेंगे, ठीक है, 3 प्लस समथिंग हम लेने वाले हैं, 3 से बड़ा तो 3 प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो RHL का क्या मतलब हो गया, RHL का मतलब हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ये हो गई RHL। सिमिलरली LHL हो जाएगी, LHL का क्या मतलब हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड मतलब 3 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे या a के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो एक्सटेंडिंग टू ए, ऐसे ऊपर छोटा सा माइनस लगा देते हैं, a माइनस का मतलब लेफ्ट, a प्लस का मतलब राइट साइड, तो RHL ये हो जाएगी और LHL ये हो जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स इस बार बॉक्स एक्स दिया है। तो अब दोनों लिमिट्स जरा अगर हम निकालें, दोनों लिमिट्स निकालें तो ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस का मतलब हो गया 3.00001, है ना, तो बॉक्स ऑफ 3.00001 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। सो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 3 आ गई, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 3 आ गई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 3 माइनस लिखा है ऊपर, यानी 2.99999 का बॉक्स लेना है। अब याद करो बॉक्स ऑफ 2.999 क्या होता था, GIF में हमने पढ़ा था, बॉक्स ऑफ 2.992 होता है, इंटीजर पार्ट उसका 2 होता है, फंक्शंस में पढ़ा था ना हमने, रिलेशन फंक्शन में, कि इसका बॉक्स 2 हो गया, उसका बॉक्स 3, और सिंस RHL LHL इक्वल नहीं आई, हेंस वी विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट्स इफ, लिमिट एग्जिस्ट्स इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा सिर्फ तभी बेटा लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा, इस क्वेश्चन में LHL RHL डिफरेंट आ गए, ये 3 आया ये 2 आया, सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 बॉक्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 बॉक्स एक्स, सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 बॉक्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, DNE शॉर्ट में लिख देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं DNE, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 बॉक्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए अगर अब मैं आपसे पूछूं सेम लॉजिक से, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2.5 बॉक्स एक्स, तो अब बताइए मुझे, बॉक्स एक्स फंक्शन सेम रखा, बस एक्सटेंडिंग टू 2.5 कर दिया, तो अब RHL का क्या होगा, RHL का क्या होगा बेटा, 2.5 से जस्ट बड़ा 2.50001, उसका बॉक्स लूंगा तो 2 ही आएगा, है ना, 2.50001 का बॉक्स क्या आएगा, 2 आएगा। LHL अगर ले लूं
तो बताइए 2.5 से जस्ट छोटा मतलब 2.499999, इसका मतलब 2.499 का बॉक्स भी 2 आ जाएगा। और क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, इस बार आप बोलेंगे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2.5 बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत आसान सी चीज है। एक्सटेंडिंग टू ए जो भी हो रहा है, आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से वैल्यू देखनी है और फिर आपको बताना है कि क्या करेगी एग्जिस्ट या नहीं करेगी। चलिए एक और देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स। सोच के बताइए क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। फिर से देखिए, मॉड का सवाल आ गया है, एक्स टेंडिंग टू 0 है तो अब 0 से बड़ा होगा या तो 0.00001 होगा। एक्स टेंडिंग टू 0 का पहला मतलब यह है एक्स 0 नहीं है, एक्स 0 नहीं है बेटा। ठीक है, तो 0 नहीं है तो 0.001 होगा या माइनस की तरफ से आएगा -0.001। सो क्लियरली अगर मैं इसमें RHL निकालूं तो तुम्हारा मॉड पॉजिटिव से खुल जाएगा। 0 प्लस के केस में मॉड एक्स पॉजिटिव से x बाय एक्स कट कटा के 1 हो जाएगा। और LHL क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा। 0 माइनस का मतलब अब मॉड जो है -x से खुलेगा। याद आ गया ना, x मॉड x इक्वल टू -x होता है अगर x नेगेटिव होता है। ये बात हमने बेसिक मैथ में करी थी। तो x x कट गया, लिमिट इस बार -1 आ गई, तो फिर से डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट हो गई बिकॉज LHL RHL ही डिफरेंट आ गए, LHL RHL ही डिफरेंट आ गए। 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर डिनोमिनेटर में तो 0 है। अब यही बात तो तुम समझे नहीं, तुम यही बात नहीं समझे। मैंने पहली चीज तुम्हें जो बात बोली तुमने वही नहीं सुनी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 का मतलब x 3 नहीं है, पहले अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब x 0 नहीं है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना डिनोमिनेटर में 0 आ गया, नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया। 0 क्योंकि है ही नहीं, x क्या है? 0.000001 है। तो अब 0.0001 है तो वो तो कट सकता है ऊपर नीचे से, राइट? सिमिलरली ये भी कट सकता है। 0 अपॉन 0 नहीं कट सकते, एग्जैक्ट 0 लिखा है, अपॉन 0 नहीं कट सकते, बट ये तो कट सकता है ना। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं 0 ऐसे लिख दूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 अपॉन साइन 0। अब आप ये नहीं काट सकते, ठीक है, ये नहीं काट सकते क्योंकि साइन 0 एग्जैक्ट 0 हो गया। ये क्या हो गया? एग्जैक्ट 0। साइन 0 डिग्री होता है एग्जैक्ट 0। तो ये आपकी लिमिट तो नॉट डिफाइंड हो गई। बट यही मैं अगर आपको दे देता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 अपॉन साइन अपॉन एक्स, 0 अपॉन एक्स बोल देता या 0 अपॉन साइन एक्स बोल देता, साइन एक्स कर देते हैं एक्स की जगह, थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। साइन एक्स, यहां साइन 0 था, साइन एक्स। अब तुम कहोगे सर ये फर्क क्या है दोनों में? बहुत फर्क है भाई, दोनों में बहुत फर्क है। यहां पे आपका एग्जैक्ट 0/0 बन रहा है, सो देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। बट यहां पे 0 अपॉन साइन एक्स 0 की तरफ जा रहा है। जब x 0 जाता है साइन एक्स 0 की तरफ जाता है, 0 नहीं होगा, 0.000001 होगा। तो एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 अपॉन 0.00000, जितने मर्जी 0 लगा लो, जितने लगाने लगा लो, बट जितना मर्जी लगाओगे ऊपर तो एग्जैक्ट 0 है और नीचे टेंडिंग टू 0 है, तो एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, ये लिमिट तुम्हारी हमेशा 0 हो जाएगी। क्या ये समझ गए हो? क्या ये समझ गए हो? ये एग्जैक्ट का और टेंडिंग टू का डिफरेंस होता है। एग्जैक्ट 0 है या नहीं है ये आपको देखना है। ठीक है, तो इस केस में ये बिल्कुल बात ध्यान रख लो, जब भी एक्सटेंडिंग टू ए होता है एक्स ए होता ही नहीं है, एक्स ए की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ये सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है लिमिट का, जहां पे लोग गलती कर देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखो अभी हमने निकाली थी 2.5 पे लिमिट निकाली तो एग्जिस्ट कर गई, 3 पे निकाली एग्जिस्ट नहीं करी, 2 पे निकालोगे तो नहीं, मतलब इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, साफ समझ आ रहा है, क्योंकि इंटीजर पे टू, जैसे 2 ले लेता तो 2.001 का 2 आ जाता और 1.99 पे 1 आ जाता, इसलिए हर इंटीजर पे बॉक्स एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बट अगर मैं आपको इस तरह का नंबर दे दूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2.999 बॉक्स एक्स, ठीक है जी, 2.999 दे दिया मैंने, इस नंबर पे बताइए क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। तो अब इसमें जब RHL निकालते हैं, देखो LHL तो सब निकाल लेंगे, चलो RHL लिख लेते हैं।
LHL तो सब निकाल लेंगे कि सर 2.999 से जस्ट कम तो 2 ही आएगा बॉक्स, 2.99 का ही 2 है तो उससे कम लिखूंगा तो 2 ही आएगा, है ना। अब यहां पे कई लोग नो कह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए क्या कर रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूं। देखो 2.99 से बड़ा रखना है ना, RHL में क्या करना होता है, बड़ा रखना होता है। RHL में 2.99 से बड़ा रखना होता है। तो अब जो लोग थोड़े से लिमिट में कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए अभी तक, वो ये गलती कर देते हैं कि भाई बड़ा रखना, अच्छा तो 3 रख देते हैं सर। 2.999 से बड़ा रखना है ना, तो लगभग 3 पहुंच जाएंगे सर, 2.999 तो 3 के पास ही है, तो 3 हो जाएगा सर। रॉन्ग, रॉन्ग, क्योंकि राइट लिमिट का देखो 2.999 से कूद के सीधे 3 पे नहीं जाना है, नंबर लाइन पे क्लोजेस्ट रियल नंबर कौन सा है, इमीडिएट नेबरहुड में देखना होता है। जो भी नंबर की हम बात कर रहे हैं इसकी इमीडिएट नेबरहुड, अब इसकी इमीडिएट नेबरहुड क्या है, 2.99000001, समझ रहे हो ना। बहुत ही एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट उसमें ऐड करना है आपको, ये नहीं 2.999 से जंप करके 3 पहुंच गए। तो आपको क्या करना है, 2.999000001 लेना है। अगर 2.9990001 लोगे तो अभी भी बॉक्स क्या रहेगा, 2 ही रहेगा इसका। तो क्योंकि अब LHL RHL इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट्स एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू 2, लिमिट की वैल्यू इस बार 2 ही आ जाएगी। क्या ये बात समझ गए हैं। ये मतलब है इसका कि भाई जब आप लेफ्ट और राइट नेबरहुड में देख रहे हैं, LHL और RHL देख रहे हैं, तो बहुत क्लोज एलिमेंट लीजिए उसकी नेबरहुड में, उसका जो आस पड़ोस है रियल नंबर का, जो भी नंबर आ रहा है 2.999 का आस पड़ोस बिल्कुल क्या होगा, 3 नहीं होगा, 2.9990001 होगा। इधर होगा 2.899999 जो भी होगा इस तरह से, ठीक है, 2.998 जो भी है इस तरह से हो जाएगा। गॉट इट। तो ध्यान से देखना है, जब भी लिमिट आप ढूंढ रहे हैं तो x वो नंबर नहीं है, बट उस नंबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, इमीडिएट नेबरहुड उसको मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं, उसकी इमीडिएट नेबरहुड में आपको देखना है। लेफ्ट नेबरहुड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट नेबरहुड मतलब राइट हैंड लिमिट में देखेंगे। क्या ये बात समझ गए हो, क्या ये बात समझ गए हो। हाँ सर बैकलॉग है तो क्या ये चैप्टर कर सकते हैं, हाँ बेटा ये सेपरेट चैप्टर है बिल्कुल। अगर आपने बेसिक मैथ बॉक्स मॉड ट्रिगो थोड़ी बहुत पड़ी हुई है तो भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यूनिटी डिफरेंट है, कोई कोऑर्डिनेट इसमें नहीं लगने वाली, कोई इसमें एलजेब्रा नहीं लगने वाली बहुत हाई फाई, सारा का सारा बिल्कुल एक सेपरेट यूनिट है जो क्लास 12th में आपकी चलेगी। बट अभी 11th में थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यस सर गॉट इट, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाउ लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, LHL RHL इक्वल आ गया फाइनाइट क्वांटिटी के, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अभी बताया था ना, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब LHL RHL बराबर आ जाए सम फाइनाइट क्वांटिटी के, तब आप बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सर 2.999 हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, 1 तक जाना ही नहीं ना तुमने, तुमने 0.0000001 डालना है, कुछ ऐसी बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट ऐड करना है। तुम मेजर नहीं कर सकते कितना ऐड करना है आपने, 2.9991 लिख रहे हो तो ये तो आपने बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर दी ना, 0001 ऐड कर दिया, नॉट अलाउड। बहुत ही 0.00000 लगाते जाओ, जीरो जितने लास्ट में एक 1 लगा देना, बस उतना राइट साइड में आपको जाना है इमीडिएट नेबरहुड में, ठीक है। सर इस चैप्टर का एप्लीकेशन क्या है, तुमने बेटा लगता शुरुआत सुनी नहीं। डिफरेंशिएशन के बहुत एप्लीकेशन है, और डिफरेंशिएशन डिराइव इसी से होगा, लिमिट से ही, लिमिट से ही डिराइव होंगे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो अभी शांत रख लो, पेशेंस रख लो, वाई लिमिट लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, अभी सीखने की वो रखिए बेटा, और धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे लॉजिक की, क्या पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। ये नहीं कि किसी का मन करा x को 3 डालने की जगह 2.99 डाल रहा है, 3.11 डाल रहा है, ये सब नहीं है, हर चीज का लॉजिक है। लिमिट की समझेंगे क्या इंपॉर्टेंस है, लिमिट की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी समझेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो मोटा मोटा बताया है वो ये बताया है कि अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है कब, एट पॉइंट x इक्वल टू ए, अगर LHL RHL इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी हो जाए, इस तरह से अगर कुछ हो जाए, ठीक है। यही मैंने आपको अभी तक बताया है। कुछ और लिमिट के क्वेश्चन सर देखिए, एक दो सिंपल सिंपल लिमिट के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, या एक काम करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, चलो ये कर लेते हैं, x+5, सिंपल सा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x+5। तो सर क्या हमेशा RHL LHL देखना है, देखो वैसे कॉन्सेप्ट तो यही है कि हमेशा देखना चाहिए RHL LHL, बट अगर इस टाइप का अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये लीनियर है,
ठीक है, लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक भी होता, क्यूबिक भी होता, 4 डिग्री, जो मर्जी पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शंस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो आरएचएल अगर निकालेंगे, आरएचएल निकालने का मतलब 2 से जस्ट बड़ा डालेंगे। ठीक है, 2.00001 डालेंगे, 2.00001 प्लस 5 क्या हो गया, 7.0000001। तो लगभग एज गुड एज 7 ही बोल देते हैं भाई। देखो होगा 7 से बड़ा, हमें पता है 2 प्लस डालेंगे तो 7.0000001, बट अब कितने जीरो लिखें तो हम बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली 7 ही हो गई राइट हैंड लिमिट। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सीधे 2 डाल दिया। लॉजिक क्या है मैं तुम्हें बता चुका हूं। लॉजिक ये है कि भाई आपने राइट लिमिट ही डालनी है, और राइट लिमिट डाल के लगभग 7 ही आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, जब आप 2 से थोड़ा सा कम डालेंगे, x टेंडिंग टू 2 माइनस, यानी आप क्या डालेंगे 1.999999, 1.999 डालेंगे और 5 जोड़ देंगे उसमें, तो 6.9999 हो जाएगा। तो लगभग एज गुड एज हम 7 ही बोल देते हैं। और क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे कि ये लिमिट की वैल्यू भी 7 ही हो जाएगी। लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 7। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पॉलिनोमियल है कोई फर्क नहीं, वैसे तो मैंने तुम्हें बताया x टेंडिंग टू 2 का मतलब x2 नहीं है, बट अगर पॉलिनोमियल है तो सीधे x को 2 ही डाल दो, 2 और 5 7 वही आंसर आ रहा है। अगर हम मोटा मोटा रफ लैंग्वेज में समझें तो पॉलिनोमियल में आप डायरेक्ट वो वैल्यू डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू 3, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो वैसे मुझे पता है कि भैया आरएचएल एलएचएल नाम की चीज होती है, बट पॉलिनोमियल में समझ आ गया कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप डायरेक्ट x को 3 डाल दो यहाँ पे, वही लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, इस तरह से आंसर हो जाएगा। सो 9 2 18 प्लस 5 23 हो जाएगा बेटा। आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सर ये क्या बात हुई, ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, देखो अभी मैंने तुम्हें डाल के दिखाया, हम करना चाहिए हमें यही, एलएचएल आरएचएल दोनों चेक करनी चाहिए जो पहले क्वेश्चन में करी, बट जब उनको डाला तो एक बात समझ नहीं आ रही कि भैया आएगा तो वही जो आने वाला है, 2 डाल के जो आएगा सीधा सीधा हम इतना घूम फिर के लेके आ रहे हैं, बट एक्चुअली इसके अंदर अगर मैं सीधे सीधे 2 डाल देता तो 7 ही आ जाता, राइट, 7 ही आ जाता। तो मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन में नो नीड टू चेक एलएचएल आरएचएल, जहां पॉलिनोमियल दिखे सीधे वही वैल्यू डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एक्सटेंडिंग टू 3 है, यहां सीधे 3 डाल दिया, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5, तो आपका आंसर 23 आ जाएगा। आप एलएचएल आरएचएल का खेल करेंगे तब भी दोनों लगभग 23 के बराबर ही आ रहे होंगे, कोई पॉइंट नहीं है। तो सर कब करना है एलएचएल आरएचएल, देखो एलएचएल आरएचएल को तुम तब करो जब तुम्हारे पास ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं, उटपटांग फंक्शन, बॉक्स, फ्रैक्शनल, मॉड, सिग्नम, ये सब फंक्शंस अगर आ रहे हैं तो आपको वहां पे जो 3 4 फंक्शन पढ़े ना हमने जो अजीब से होते हैं डिसकंटिन्यूअस टाइप के, वो वाले फंक्शंस के लिए हमें एलएचएल आरएचएल जरूर करना चाहिए, बट पॉलिनोमियल के लिए कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक और दे दिया, x टेंडिंग टू 1, 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x प्लस 5, ठीक है जी। तो ये भी एक पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है, 2 पॉलिनोमियल डिवाइडेड है, रैशनल फंक्शन होता है ऐसा। तो इसमें भी आप देखिए डायरेक्ट 1 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर x तो 1 नहीं था, नहीं है, अभी भी 1 नहीं है। x टेंडिंग टू 1 है, उसकी डेफिनेशन बता चुका हूं कि तुम 1 नहीं डाल रहे हो, तुम तो 1.000001 डाल रहे हो, बट आएगी वैल्यू वही जो तुम्हारी 1 डाल के आने वाली है, क्योंकि ये बेचारे सीधे साधे फंक्शंस हैं। ये बॉक्स की तरह टेढ़े मेढ़े नहीं है ना कि भैया 1.01 पे तो 1 होगा, 0.99 पे 0 हो जाऊंगा, इसके वाले नक्शे नहीं है। सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जो 1 डाल के होगा वही 1 के नेबरहुड में हो रहा होगा, सिंपल भाषा में ये है। तो 3 प्लस 7 अपॉन 1 प्लस 5, तो हमारे पास हो गया 10/6 यानी 5/3। लिमिट क्या आ जाएगी, 5/3, क्योंकि जो 1 पे हो रहा है वही उसके नेबरहुड में भी हो रहा होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 1 डाल पा रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस में, ठीक है। सर नोट में गड़बड़ हो गई है, अच्छा गड़बड़ मिल गई हमें, यहां पे एक माइनस होगा आपको जो परेशान कर रहा है, x टेंडिंग टू a माइनस x टेंडिंग टू a प्लस, ठीक है। अब सही है, अब खुशी मिल गई तुम्हें। हाँ इधर देख लीजिए। सो पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने आपको बताया कि भाई आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। अब एक इसमें एक तरीके का क्वेश्चन ये बनता है, एक तरीके का बनता है, चलो पहले पॉलिनोमियल पर आते हैं, बट पहले जरा हाँ इस टाइप के करा देता हूं आपको, क्योंकि ये भी बहुत पूछे जाते हैं ऐसे, स्पेशली एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स जो है उसकी 3 ब्रांचेज हैं। एफ एक्स ये है जब x लेस देन या इक्वल टू 1 है, करेक्ट।
फंक्शन तीन अलग अलग वैल्यूज ले रहा है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 जब एफ आपका एक्स 1 से 3 ओपन ब्रैकेट में है, और एफ एक्स है 2x प्लस 7 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो हमसे पूछा जा रहा है बेटा x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। अब मुझे दिख रहा है 1 से कम लूंगा तो ये वाला फंक्शन है, 1 लेस देन 1 में ये है, 1 से ज्यादा लूंगा x ग्रेटर देन 1 तो ये वाला फंक्शन है। तो ऐसे में भी मुझे LHL RHL अलग करनी चाहिए, है ना। ऑल्दो है पॉलिनोमियल्स, है पॉलिनोमियल, बट है तो डिफरेंट, है तो डिफरेंट, राइट। तो मुझे समझ आ गया x टेंडिंग टू 1 में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे x 1 प्लस निकाल लेना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। ठीक है, RHL निकाल रहा हूं, पहले RHL निकाल रहा हूं 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए कौन सा वाला फंक्शन लूंगा जल्दी बताइए। 1 प्लस के लिए x 1 से बड़ा जब है तो कौन सा फंक्शन है, देखो 1 से जस्ट बड़ा, 1 प्लस का मतलब 1.0001 है जब x, तो बीच वाला फंक्शन होगा, राइट, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन है। ये तो x लेस देन 1 और इक्वल टू 1 तक है। 1.0001 जैसे ही x हुआ तो फंक्शन तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, बिकॉज x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 के लिए बेटा ये वाला फंक्शन है, करेक्ट। तो यहां fx की जगह मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और बस अब ये तो इसमें सीधे 1 डाल दूंगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 यानी कि आ गया 5। और सिमिलरली अगर मैं आपसे LHL पूछूं बेटा तो 1 माइनस 1 के लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, लेस देन 1 में ये वाला फंक्शन है, सो 3x प्लस 5 लिखूंगा। और वैसे तो 1 माइनस का मतलब 0.9999 है, बट 1 ही डाल दो लगभग, सो 3 इंटू 1 प्लस 5 8 हो गया। और क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकेंड वाले पे आ जाते हैं, समझ गए, इतनी बात समझ गए हो ना। अब अगर आप समझ गए हो तो अब 3 पे निकालेंगे, देखो 3 पे भी फंक्शन चेंज हो रहा है, 3 से कम जब है, x लेस देन 3 है तो ये है, x ग्रेटर देन 3 है तो ये है। सो 3 पे अगर मैं RHL निकालूंगा मतलब एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस लिखूंगा, तो 3 प्लस का मतलब 3 से ग्रेटर वाला 2x प्लस 7 फंक्शन लेना होगा, करेक्ट, 2x प्लस 7 फंक्शन लेना होगा। और इसमें बेटा x को 3 डाल दो तो 3 दूनी 6 प्लस 7 7 6 13 हो गया, RHL 13 हो गया। और LHL के लिए बेटा x टेंडिंग टू 3 माइनस करना होगा, करेक्ट, x टेंडिंग टू 3 माइनस, अब 3 से कम में, 3 से कम ये बीच में देखो x लेस देन 3 आए तो ये वाला फंक्शन उठाना होगा x स्क्वायर प्लस 4, और x की जगह 3 माइनस क्या 3 डाल दो लगभग, सो 3 स्क्वायर प्लस 4, 9 और 4 फिर से 13 आ गया, ये 13 ये 13 इक्वल, तो LHL इक्वल टू RHL आ गया। सिंस LHL इज इक्वल टू RHL देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 fx की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और 13 के बराबर होगी, 13 के बराबर हो जाएगी। क्या ये बात आप समझ गए हैं, क्या ये बात आप समझ गए हैं। चलिए अगर समझ गए हैं तो मुझे बताइएगा, एक थर्ड क्वेश्चन मैं इसी में अटैच कर रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2fx, कोई भी नंबर और ले लिया मैंने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2fx, गॉट इट। देखिएगा जरा, एक्सटेंडिंग टू 2, अब 2 से राइट ले लो या 2 के लेफ्ट में ले लो, 2 की इमीडिएट नेबरहुड में कौन सा फंक्शन है भाई, क्योंकि 1 से 3 यही फंक्शन है भाई आपका, जब x 1 से 3 हो रहा है तो फंक्शन तो यही है, तो 2 के दोनों नेबरहुड में सेम ही फंक्शन रहेगा, चाहे आप LHL ले लें चाहे RHL ले लें, तो fx इस बार तुम्हारा सेम ही रहने वाला है, LHL इक्वल टू RHL के लिए सेम फंक्शन होने वाला है इस बार, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन, राइट, 2 तो बीच में आ रहा है कहीं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 fx की जगह आप सीधे x स्क्वायर प्लस 4 डालेंगे, तो 4 प्लस 4 सीधे आंसर 8 आ जाएगा, सीधे आंसर 8 आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए, ऐसे कुछ भी पूछ लेंगे यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 पूछ लें, 5 में सिर्फ यही वाला फंक्शन रहेगा तो सिर्फ ये वाले में 5 डाल देना, ऐसे ऐसे, गॉट इट। लिमिट एग्जिस्ट करेगी और 8 होगी इसकी वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात है। तो जहां चेंज हो रहा है फंक्शन वहीं पे लिमिट पूछने का सेंस है, जैसे यहां 1 पे और 3 पे पूछिए, क्योंकि 1 पे भी चेंज हो रहा है 3 पे भी, डिफरेंट ब्रांच आ रही है, बीच में किसी पे पूछ ले तो कोई सेंस ज्यादा बनेगा नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वहां फंक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है बेटा। क्या ये बात आप समझ गए हैं।
क्या ये बात समझ गए हैं? सर कैलकुलस तो इजी है। तुम्हारी आदत नहीं गई बेटा। नेवर, एक कहावत है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी किताब को जज ना करें, वो देख उसका कवर कैसा दिखता है इस पे। तो वही चीज मुझे लग रही है यहाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कैलकुलस बहुत टफ है, बट हाँ लॉजिकल बहुत ज्यादा है। क्लास 11th की मैथ्स जो तुमने पढ़ी है ना, इट इज मोर ऑफ अ फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स, है ना। जैसे आपने देखा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने फॉर्मूलेज हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूलेज हैं, है ना। और आपका पीएनसी में चलो फिर भी है, थोड़े बहुत तो है, एनसीआर एनपीआर। बट कैलकुलस में क्या होगा ना, फॉर्मूले बहुत कम हो जाएंगे, लॉजिक ज्यादा लगेगा। तो इसलिए वहां कई बार लोगों को वो टफ लगता है, कुछ लोगों को वो इजी लगता है। जिन्हें फॉर्मूला की हैबिट होती है उन्हें कैलकुलस टफ लगता है, जिन्हें दिमाग लगाने की हैबिट होती है उन्हें कैलकुलस अच्छा लगता है। बाकी अभी तो कैलकुलस स्टार्ट हुआ है भाई, अभी तो इसको ये मत जज कर। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम, हाँ बिल्कुल, बाइनोमियल के तो नाम में थ्योरम है, देख वही फॉर्मूला है। बट ट्वेल्थ में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स नहीं चलेगी। हाँ इंटीग्रेशन में आएंगे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आएंगे, बट दैट्स इट। बाकी लॉजिक ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल लगाएं। चलिए एक एनसीईआरटी का सवाल उठा लेते हैं, बढ़िया सा हमारा। एफ एक्स एक पीसवाइज फंक्शन दिया हुआ है, फिर से एफ एक्स पीसवाइज का मतलब पीसवाइज, PIEC, पीसवाइज। पीस होता है ना, एक टुकड़ा इधर पड़ा है पीस, एक रोटी का टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा, तो ये पीसवाइज नाम यहां से आया। एक पीस ये है इस फंक्शन का, एक पीस ये है और एक पीस ये है। अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग ब्रांचेस जब आ जाएं तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन। ठीक है। हाँ ध्यान से देखेंगे तो अब अगर पीस वाइज फंक्शन है एफ एक्स, फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 एंड एक्स टेंडिंग टू 1 दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो कह रहा है कि भैया इस बार लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब तुम बताओ m और n क्या होंगे। ठीक है करा देंगे, क्या दिक्कत है। तो जीरो पे पहले बात कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। जीरो प्लस पे कौन सा फंक्शन लिया जाए भाई, अब तुम बताओगे मुझे। जीरो प्लस पे कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, जीरो से बड़ा। देखो ये तो जीरो से छोटा है, ये जीरो से बड़ा, इक्वल भी यही है, बड़ा भी यही है, तो हम इसी को ले लेंगे भाई, यही फंक्शन हमें काम का है। तो एफ एक्स की जगह ये डाल दीजिए यहाँ पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह डालेंगे एन एक्स प्लस एम, और पॉलिनोमियल है, एक्स को 0 डाल दो, सीधे m आ जाएगा, सीधे m आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा, m आ गई है 0 पे। RHL लिख देता हूं, RHL राइट हैंड लिमिट आ गई है। अब LHL निकालते हैं 0 पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 0 से कम में अब ये वाला फंक्शन यूज होगा, सो एम एक्स स्क्वायर प्लस एन यूज होगा। फिर x को 0 डाल दो यहाँ पे, m इंटू 0 प्लस एन हो गया, यानी n आ गई बेसिकली। तो LHL RHL m और n आ गई हैं, m और n आ गई हैं। बट वो चाहते हैं कि भैया लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स टू एग्जिस्ट, क्या होना चाहिए, LHL बराबर RHL, यानी m बराबर n हो गया। एक इक्वेशन तो मिल गई, m बराबर n। एक इक्वेशन मिल गई है भैया, 0 पे लिमिट एग्जिस्टेंस करवा के। अब दूसरी लिमिट के लिए एक्सटेंडिंग टू 1 करेंगे, देखो ये वाला भी तो है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एक्सटेंडिंग टू 1 वाली। सो जल्दी जल्दी अब करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस RHL 1 से बड़ा नीचे वाला फंक्शन एन एक्स क्यूब प्लस m, और x को 1 डाल देंगे तो n प्लस m आ गया। राइट हैंड लिमिट आ गई 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 1 माइनस 1 से कम ये वाला फंक्शन होगा nx प्लस m, nx प्लस m हो जाएगा। तो यहां पे आ गया फिर से n प्लस m हो गया, ये तो दोनों ऑलवेज ट्रू आई गए, n प्लस m इक्वल टू n प्लस m हो गया, तो ये तो ऑलवेज ट्रू आ गए, और m और n इक्वल होने चाहिए। तो बेसिकली बस आपको ये बोलना है कि m एंड n आर इक्वल इंटीजर्स, m एंड n आर इक्वल इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर तो लिखा ही हुआ था, जो भी आप वैल्यू लें वो दोनों की बराबर ले लीजिए, तो हमारा फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ऑल रियल नंबर नहीं कहेंगे भाई, ये तो ऑलवेज ट्रू आ गया ना, m प्लस एन इक्वल टू m प्लस एन, ऑलवेज ट्रू आ गया, और इन दोनों को इक्वल करके m इक्वल टू n आया, और उसने इंटीजर ऑलरेडी बोला ही हुआ था। तो m एंड n आर इक्वल इंटीजर्स। क्या ये समझ गए हो भाई?
क्या LHL RHL की कहानी समझ गए हो? बेसिक NCERT लेवल में ये चीजें आ सकती हैं आपके पास, ये आपके पास आ सकती हैं। हम्म। चलो ध्यान से देखना, एक अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है। इस तरीके का भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है? एक ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का। सामने देखिएगा, ग्राफ काले रंग से जो बना है वो ग्राफ है। जैसे ये ग्राफ है, फिर यहां हॉलो डॉट है। हॉलो डॉट का मतलब समझते हो ना? फिर यहां हॉलो डॉट है, नीचे सॉलिड है, फिर ऐसे ग्राफ आया, फिर यहां हॉलो डॉट है, फिर यहां सॉलिड है, फिर ऐसे। इस तरह से ये काला वाला ग्राफ बना हुआ है। हॉलो डॉट का मतलब याद करो, हमने GIF फ्रैक्शनल फंक्शन सिग्नम में भी हॉलो डॉट का इस्तेमाल किया था। हॉलो डॉट का मतलब होता है वैल्यू यहां से नहीं मिलेगी, सॉलिड वाले से मिलेगी। मतलब -4 पे वैल्यू 3 होगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है। और ये -1 वाला जो पॉइंट है, -1 पे 1 होगी, -1 पे 2 नहीं होगी, बिकॉज यहां हॉलो डॉट है तो -1 पे वैल्यू 1 होगी। जहां सॉलिड डॉट होता है वहां से फंक्शन की वैल्यू मिलती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, स्टेप वाइज। हाँ, वैसा सा ही कुछ, बस ग्राफ दिया हुआ है। पिछली बार क्या दिया था आपको? पिछली बार उन्होंने ग्राफ नहीं दिया था आपको, पीस वाइज फंक्शन दिया था। इस बार उसका ग्राफ बना के दे दिया। जो भी है ये ग्राफ है। हाँ, ध्यान से देखेंगे तो अब हमें क्या निकालना है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 -1 प्लस, मतलब -1 की LHL RHL पहले तो निकालनी है भाई। समझ गए खेल क्या है? कह रहे हैं कि -1 माइनस ऊपर होना चाहिए, माइनस ऐसे, ठीक है, नीचे लगा है, कोई नहीं, हमें समझ गए। -1 पे LHL निकालनी है बेटा। -1 पे LHL क्या होगी? अब जरा देखो, -1 ये रहा, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इससे थोड़ा सा लेफ्ट चले गए और इसके थोड़े से लेफ्ट में ग्राफ देखो यहां है। ठीक है, तो -1 पे वैसे तो मैंने अभी बताया 1 है, -1 पे ग्राफ 1 है क्योंकि यहां सॉलिड है। बट -1 के जब लेफ्ट में गए तो लगभग ग्राफ यही 2 के आसपास घूम रहा है। यानी -1 से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उस पे ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है? लगभग 2 हो रही है। सो LHL एट -1 इज 2, LHL एट -1 इज 2, राइट? समझ गए? दोबारा सुन लो, देखो -1 पे तो 1 हो रही है क्योंकि सॉलिड यहां है, -1 पे तो ये हो रही है। बट -1 के बाजू में क्या हो रही है? -1 के बाजू में, लिमिट का क्या मतलब होता है? बाजू में। तो -1 के लेफ्ट बाजू में ऊपर वाली तरफ यहां से आ जाएगा फंक्शन, यहां से आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या है? लगभग 2 ही है। अब तुम कहोगे सर 2 से तो कम है, 1.9999 होगी, तो लगभग हम उसे 2 ही कह देंगे। लिमिट कैन बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो LHL एट -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, गॉट इट? चलिए अब देख के बताइए, -1 प्लस मतलब अब -1 के राइट साइड में लिमिट बतानी है। अब आप मुझे बताएंगे, जैसे मैंने पहले देखो -1 पे तो 1 है, बट -1 के लेफ्ट देखी थी, अब -1 के राइट देखते हैं। -1 के राइट में भी ग्राफ यहीं घूम रहा है उसके आसपास 2 के। सो देयरफॉर अगेन द लिमिट विल बी इक्वल टू 2। सो LHL एंड RHL दोनों 2 है बेटा। दोनों क्या हो गई? 2 हो गई, दोनों ही 2 हो गई। -1 पे देख रहे हो ना कितनी प्यारी बात हो गई कि -1 पर तो वैल्यू 1 थी, बट -1 के लेफ्ट और राइट बाजू में दोनों नेबरहुड्स में 2 है। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू भी 2 होगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 इसलिए एग्जिस्ट कर जाएगी सिंस LHL RHL इक्वल आ गए -1 पे, राइट? ये था -1 पे LHL, ये था RHL, दोनों इक्वल आ गए तो लिमिट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। समझ गए? ग्राफ से समझ गए? ग्राफ से समझ गए? अब जरा अगर तुम समझ गए हो तो अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे बताओ कि -4 पे लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू -4, तो -4 के लेफ्ट बाजू में देखेंगे और राइट बाजू में देखेंगे। सो -4 के LHL और RHL देखते हैं भाई, LHL और RHL। -4 देखे, -4 कहां है? -4 तो ये रहा, -4 तो भाई ये है, ये है -4। -4 के ऊपर तो वैल्यू ये है, इसके जरा सी लेफ्ट गया तो वैल्यू यही आएगी और ऑलमोस्ट 3 ही हो जाएगी, ऑलमोस्ट 3 ही हो जाएगी। यानी लेफ्ट साइड ग्राफ से देख के मुझे समझ आ गया कि वैल्यू 3 होगी। क्या आपको समझ आ गई है? क्या आपको समझ आ रहा है भाई? देखो ध्यान से ग्राफ देखना है। -4 पे तो ग्राफ एग्जैक्ट, यहां पे सॉलिड डॉट है तो -4 पे तो 3 है, एग्जैक्ट -4 पे 3 है, ऊपर से नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर हॉलो है। -4 पे वैल्यू 3 है। -4 के लेफ्ट देखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब इसके हल्का सा लेफ्ट में गए, इसके हल्का सा लेफ्ट में गए तो हल्का सा नीचे आ गया 3 के, बट यार
हल्के से नीचे से क्या करना है, हमें 3 ले लेंगे लगभग, क्योंकि इनफाइनाइटली क्लोज होगा वो। सो देयरफॉर हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड भी जो यहां पे आ रही है इसके लेफ्ट में, जो ये लेफ्ट में आ रही है, मैंने बहुत दूर बना दी है बट वो इनफाइनाइटली क्लोज है, देयरफॉर -4 के लेफ्ट में भी लगभग लिमिट 3 ही हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 हो जाएगी। अब राइट में देखते हैं, देखो -4 के राइट में ग्राफ ऊपर है भाई, वो देखो कहां ग्राफ पहुंच गया, -4 के राइट में ग्राफ ऑलमोस्ट यहां तक है, यहां तक है, वो तो बहुत ऊपर है, लगभग 4, उसको 4 लिख लेते हैं, 4 दिया होना चाहिए, 4 है वो। सो क्लियरली राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, 4 हो गई है। ये दोनों इक्वल ही नहीं है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। -4 के आजू बाजू में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इलॉजिकल है सर। ठीक है बेटा, इलॉजिकल बोल दे तू पढ़ाई को, ये सब चीजों को, इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने निकाली है कैलकुलस, तू आया बेटा कल का बच्चा और तू बता रहा है ये इलॉजिकल है। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल तुम्हारे बारे में बताया जाएगा, अगर हम कहीं जाएंगे ऐसी संस्था में तो बताएंगे भाई हमारा एक स्टूडेंट है, उसे ये सब इलॉजिकल लगता है, अबे यार ये डंडा का नहीं हिल रहा है। चलो एनीवेज, अब ये चले गया, अब ये भाई हमारा चलो आ गया, तो दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो। हाँ सर ग्राफ दिख नहीं रहा, क्यों भाई क्यों नहीं दिख रहा, मुझे तो बहुत क्लियर दिख रहा है, टीवी में बहुत क्लियर दिख रहा है, तुझे क्यों नहीं दिख रहा, दोबारा देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये -4 है, -4 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 3 है, -4 पे लिमिट चाहिए, मतलब -4 की वैल्यू से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें -4 के लेफ्ट और राइट में देखना होता है। ठीक है, यही तो समझा रहा हूं तुम्हें, पिछले आधे 40 मिनट से यही समझा रहा हूं कि लिमिट का मतलब है उसके आजू बाजू में देखो, उस पर क्या हो रहा है ये मतलब नहीं है। तो -4 के लेफ्ट में हमने देखा, -4 के लेफ्ट में देखा तो ग्राफ यहीं कहीं घूम रहा होगा, लगभग 3 के नीचे ही आएगा, बट 3 ही बोल देते हैं यार, हम सेफ साइड रहने पे हमने 3 ही बोल दिया। उसकी लेफ्ट साइड में ग्राफ की वैल्यू 3 हो रही है। ठीक है, हाँ समझ गए अब कि -4 के लेफ्ट में, हल्का सा लेफ्ट में जाएंगे तो हमारी वैल्यू 3 ही चल रही है ग्राफ में, बट जैसे ही -4 के राइट में जा रहा हूं, अब तुम्हारा ग्राफ यहां नहीं है, ग्राफ तो ऊपर से है भाई, वो देखो यहां से आ रहा है, उसके आगे से ग्राफ यहां से आ रहा है, तो -4 के राइट में ग्राफ ऊपर है, 4 है, यही तो समझना है तुम्हें, यही तो समझना है कि ग्राफ उसके आगे बहुत ऊपर जा चुका है। जैसे यहां पे दिक्कत नहीं हुई तुम्हें, -1 के राइट में भी तो ऊपर ही था, क्या हुआ, दिक्कत क्या थी, वहां भी तो 2 लिखा था मैंने। ऐसे ही -4 के राइट में ये नहीं है, ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है, देखो ऐसे आ रहा है ग्राफ। ठीक है, सो -4 के राइट में ग्राफ 4 हो रहा है, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट 4, LHL 3, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, अब जल्दी से अगला वाला समझ गए, तो अब ये समझ आ गया तो अगला बहुत आराम से आ जाएगा तुम्हें। देखो एक्सटेंडिंग टू 4 fx, अब 4 पे लिमिट निकालनी है, तो देखो 4 पे ये एग्जैक्ट 4 पे तो ये है, हमें एग्जैक्ट 4 से मतलब ही नहीं है। 4 के राइट में देखते हैं, 4 के राइट में यही वैल्यू है, लगभग -2 ही है, 4 के राइट में लगभग -2 ही है, सो RHL हो गई, इसकी जो RHL हो गई बेटा वो क्या हो गई, -2 ही हो गई, क्योंकि 4 के बगल में जाएं तो जो 4 पे चल रहा है वही लगभग इसके बगल में भी हो गया होगा, ऐसे ग्राफ आ गया होगा। बट 4 के लेफ्ट में, 4 के लेफ्ट में अब 4 से कम ग्राफ नीचे मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो 4 के लेफ्ट में अब -3 हो चुका है, 4 के लेफ्ट में -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी -3 हो गई है। गॉट इट, तो इसलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो यार ग्राफिकली समझ आ रहा है यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो तुम्हें एक बात दिख रही है, देखो सामने देखो, कॉमन सेंस कैसे लगेगा, यहां जब ग्राफ बनाया तो क्लियरली -4 पे ग्राफ ब्रेक करा हुआ है ना, -4 के लेफ्ट में ये है, राइट में वो है, तो ऑब्वियसली -4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, -4 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट -2 के लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू है, देखो लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू है, इसलिए -2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। सिमिलरली 4 पे भी लेफ्ट में वैल्यू ये है, राइट में तो ऊपर पहुंच गया, क्लियरली बहुत गैप है, इतना बड़ा गैप है दोनों के बीच में, सो देयरफॉर वैल्यू डिफरेंट आएगी, LHL RHL, हेंस वहां पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 2 पे लिमिट क्या है, चलो अगर तुम समझ गए हो तो तुम इसका उत्तर बहुत आराम से दे सकते हो, 6th पार्ट मैंने यहां ऐड कर दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स क्या होगी, सोच के बताइएगा। 2 पे लिमिट चाहिए, अब हमें 2 पे लिमिट चाहिए। सर इस ग्राफ का फंक्शन कैसे होगा, वो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ है, इसकी लिमिट बताओ क्या फंक्शन होगा क्या नहीं होगा, उससे तुम्हें क्या लेना देना। ऐसे थोड़ी बता सकते हैं हम कि ग्राफ का फंक्शन क्या होगा, फंक्शन से ग्राफ बताया जाता है कि ग्राफ से फंक्शन। 2 पे ये रहा, 2 पे वैल्यू तो देखो -1 आ रही है, 2 पे वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट 2 पे तो -1 आ रही है, तो 2 के लेफ्ट में क्या होगा, 2 के हल्का सा लेफ्ट में जाऊं तब भी -1 से जरा सा ऊपर पहुंच जाऊंगा, बट हूं -1 पे ही। और 2 के राइट में जाऊं तब भी ग्राफ यहीं प्रेजेंट है, तो वो भी -1 है। तो क्योंकि 2 के आजू बाजू में, वो -1 के आजू बाजू में ही घूमेगा, सो देयरफॉर ये लिमिट -1 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ग्राफ सीधा सीधा चल रहा है, बेचारा नॉर्मली चल रहा है, कोई टूटा हुआ नहीं है इनकी तरह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन थे -4 क्योंकि यहां ब्रेक लगा हुआ था, -2 क्योंकि यहां ब्रेक लगा हुआ था, -2 यहां ब्रेक -1 सॉरी, -1 यहां ब्रेक लगा हुआ था, और तुम्हारा 4, इन तीनों पे ग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बाकी सब पे तो सीधे सीधे एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। समझ गए हो बेटा, क्या आप लोग ये बात समझ गए हैं अब कैसे ग्राफ के थ्रू मैंने लिमिट चेक कर दी है, ग्राफ के थ्रू मैंने कैसे लिमिट्स चेक करी हैं। एनीवेज, तो ये थोड़ा मैंने ज्यादा बता दिया है तुम्हें, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का फुल्का बता दिया है, अभी ये 11th में है नहीं ग्राफ के थ्रू, बट स्कूल में पूछ ले बाई चांस तो इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़े और लिमिट के सवालों पे, अलग अलग तरीके के, जैसे ये वाली लिमिट इवैल्यूएट करनी है, ये तो मैंने तुम्हें अभी बताया, x टेंडिंग टू 1, और इधर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, पॉलिनोमियल लिखा है सर, सीधे सीधे वैल्यू डाल देंगे, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, x की जगह 1 डाल देंगे, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, LHL RHL का कुछ अलग नहीं करना, पॉलिनोमियल में बताया था, सीधे सीधे वैल्यू डाला करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 3 7 7 5 12, आंसर हो गया बेटा 12। गॉट इट, आंसर हो गया 12। अब सुनेंगे जरा, अगले वाले में अब दिक्कत आ जाएगी, जरा देखना क्या दिक्कत आएगी। अगले वाले में क्या दिक्कत आ रही है सर, तुम देखो जरा, x को 2 डालना है, वैसे डायरेक्ट डालते हैं हम पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शंस में, जब p बाई क्यू फॉर्म के फंक्शंस हैं पॉलिनोमियल में तो डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। अब जरा 2 डायरेक्ट डालते हैं, देखो क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 4, तो 4 6 10, 10 माइनस 10, 0/0 की फॉर्म बन गई है, ये क्या हो गया है, 0/0 फॉर्म बन गया है। अब सर क्या होगा, अब डायरेक्ट तो डाल नहीं पा रहे वैल्यू, भाई डायरेक्ट काम चल रहा था, अगर जैसे अभी एक क्वेश्चन कराया था इस तरह का रैशनल वाला, इसमें जब x को 1 डाला था तो सीधे सीधे कुछ बढ़िया सा बन गया था, 10/6 सीधे आ गया, बट इस सवाल में गड़बड़ क्या हो रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है कि भाई हमारे पास 0/0 फॉर्म बन गई, डायरेक्ट डाल रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, 0/0 में आपको उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये अभी 0/0 फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए जरा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइजेशन टेक्निक की मदद लेते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं देखो लिमिट्स को सिंप्लीफाई करने की। पहली है लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन, तो न्यूमरेटर के फैक्टर बनाता हूं x माइनस 3x माइनस 2, और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर बनाता हूं x माइनस 2x प्लस 2। और क्या मैं अब इन दोनों को काट सकता हूं बेटा, जल्दी बताना जरा, क्या काट सकता हूं इन दोनों को, x माइनस 2 को काट सकता हूं। लॉपिटल रूल वाले थोड़ा अपने घर पे जाके थोड़ी देर सो जाएं, जिनको लग रहा है कि हम लॉपिटल रूल यूज कर लेंगे सर इसमें, तो आपके अंदर थोड़ा ज्यादा ज्ञान आ गया है, तो आप थोड़ा ज्ञान जो है नींद में किसी और को भेजें, ठीक है, सपने में किसी को दान कर दें अपना ज्ञान, सो जाएं, ठीक है, अभी क्लास ना अटेंड करें, लॉपिटल रूल जो लोग लिख रहे हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं क्लास की स्टार्टिंग में ही, लॉपिटल अभी भूल जाइए, अगर कहीं से पढ़ भी लिया है तो ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, वरना कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे। हाँ काट सकते हैं, यस सर काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। देखो किसी को लगता है सर 2 डालेंगे 0/0 कैसे काट दें, 0/0 नहीं काट रहे हम, मैंने तुम्हें पहली बात क्या बताई थी, x टेंडिंग टू 2 का मतलब ये 2 है ही नहीं, ये 2 नहीं है, x 2 नहीं है, तो ये 0 नहीं है। अगर 2.001 होगा तो ये 0.0001 होगा, और ये भी 0.001, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, कट जाएगी, जो नॉन जीरो वैल्यू होगी कट जाएगी, ठीक है। पहले x/x काटा था ना, याद करो, x/x काटा था एक क्वेश्चन में, x/x काटा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 थी, x/x काट दिया था, क्यों, क्योंकि वो दोनों जीरो नहीं थे, इक्वल थे, जो भी थे नॉन जीरो थे, जीरो के बहुत करीब थे बट नॉन जीरो थे। बिल्कुल सेम चीज यहां है, x 2 के करीब है तो x माइनस 2 0 के करीब है, जो भी करीब है कट गए, सेम वैल्यू है। और अब हमारे पास
ये बच गया है क्वेश्चन में, और अब तो डायरेक्ट 2 डाल दो। तो 2 माइनस 3/2 प्लस 2, तो -1/4 हो गया आंसर। तो 0/0 में हमें क्या करना है, हमें बेटा फैक्टराइजेशन की मदद से, हमेशा फैक्टर कटेगा ऐसा, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होगा। जैसे इसमें भी देख लो, 3 डाल रहा हूं तो 9 - 9 0/3 - 3 0, 0/0 फॉर्म दिख गई ये भी। तो 100% अगर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन है तो उसमें एक फैक्टर जरूर कटेगा। तो फर्स्ट टेक्निक सीख रहे हैं हम अभी, सॉल्विंग लिमिट्स की बाय फैक्टराइजेशन। x² - 9 को फैक्टराइज कर लो, x - 3x + 3 अपॉन x - 3, x - 3 x - 3 काट सकता हूं, तो बचा सिर्फ लिमिट x टेंडिंग टू 3, लिमिट x टेंडिंग टू 3, और ये कट के बचा x + 3। और अब इसमें डायरेक्ट 3 और 3 6 बन गया, आंसर 6 बन गया बेटा। गॉट इट, समझ आ गई ये बात। कुछ लोगों को पता है कि यहां लग रहा होगा, जो लोग कह रहे हैं ना ये क्या चाइनीज मैथ्स है सर, जहां मन कर रहा है हम x को मान रहे हैं 3 नहीं है, यहां मन करा तो x को 3 नहीं मान लिया, काट दिया, काटने की जरूरत थी तो x 3 नहीं है, बट जब वैल्यू डालनी है तो सर x को 3 3 6 कर दिया, ये क्या कर रहे हो सर? कई लोगों को लग रहा है क्या ऐसा? किसी को लग रहा है तो ऐसा पूछ लो भाई, क्योंकि मुझे भी लगता था जब मैं पढ़ता था ना लिमिट्स, तो मुझे लगता था यार ये क्या दोगलापन है, मतलब जहां मन कर रहा है वहां सर कह रहे हैं कि भैया x2 नहीं है इसलिए काट डालो, और फिर आगे जाके x को 2 ही रख दिया। ये क्या बदतमीजी है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर लग रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोग नो कह रहे हैं। देखो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूं, पहले अपने दिमाग में बस ये बैठा लो x2 नहीं है, सत्य तो यही है, परम सत्य यही है, x2 नहीं है, ठीक है, x2 नहीं है, x टेंडिंग टू 2 है तो x2 नहीं है, ये परम सत्य है। मैथ्स में परम सत्य होता है, तुम्हें पता है, ऐसा नहीं होता कन्वीनियंस के हिसाब से सच हो गया है ना। तो परम सत्य क्या है लिमिट का, कि x2 नहीं है, तो अब ये काट तो सकता ही हूं। चलो ये बात हो गई सर, फिर यहां काहे 2 डाला, यहां काहे 2 डाला? यहां 2 नहीं डाला है बेटा, समझाया था तुम्हें कि पॉलिनोमियल फंक्शन में, एक क्वेश्चन में समझाया था ना कि भाई इस वाले में x टेंडिंग टू 2 है, 2 मत डालो ना, 2.00001 डालो, यहां क्या आएगा, 7.0001, लगभग 7 ही बोल दूंगा उसको, लगभग 7 ही हो गया है ना। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट में भी जब डालूंगा 2 माइनस डालूंगा तो 5 + 1.99 6.9999 आएगा, लगभग 7 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पॉलिनोमियल फंक्शन में एलएचएल आरएचएल करने का कोई फायदा होता ही नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन में हम डायरेक्ट लास्ट में वैल्यू ही डाल देंगे, x को 2 ही डाल देते तो 7 ही आ जाता सीधे। तो ये आपको समझा रहा हूं, ये करने का कोई जरूरत नहीं है पॉलिनोमियल में। वैसे तो x टेंडिंग टू 2 का मतलब 2.0001 या 1.9999 ही है, बट क्योंकि दोनों वैल्यू डालने के बाद वही मिलने वाला है जो x को 2 डाल के मिलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू डाल लेते हैं। आई होप अब आपको यह बात समझ आ गई है। पॉलिनोमियल फंक्शन में x को 2 लास्ट में हम इसलिए डाल लेते हैं ताकि वो वैल्यू, क्योंकि आसपास ही घूमनी है उसके। अब समझ गए? हाँ समझ गए कि नहीं समझ गए? अब सर वाई वी नीड लिमिट, अभी आगे समझ आएगा। वी डोंट नीड लिमिट बट डिफरेंशिएशन नीड्स लिमिट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और बहुत उसके बहुत एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल भी लाइफ में, तो इसलिए उसके लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। डेरिवेटिव्स डिफाइंड वहीं से होते हैं, साइन एक्स का जो कॉस एक्स लर्न करके बैठ गए हो ना, हाँ सर हमें तो आरजे सर ने बताया, हमने लर्न कर लिया, तो बेटा वो आसमान से तो टपका नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, उसको कहां से निकाला गया, वो लिमिट से ही आएगा। ठीक है, मजा आ रहा है सर? हाँ मजा तो आएगा ही बेटा कैलकुलस में। समझ गए? तो वी डोंट नीड लिमिट्स, वी नीड डिफरेंशिएशन, बट डिफरेंशिएशन नीड लिमिट्स। अब समझ गए? हाँ चलो बेटा स्टार्ट करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमने टेक्निक सीखा बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से 0/0 की फॉर्म सॉल्व हो जाती है। अभी इसी पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। देखो लिमिट्स में ना खूब सारे सवाल लगाएंगे, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लिमिट्स और इंटीग्रेशन दो ऐसे चैप्टर हैं 12th के जहां खूब प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन कर सकते हो 400-500 क्वेश्चन करोगे तब जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा उस चैप्टर में। ठीक है, चलो एक ये देखते हैं। एक्स को 1 डालते हैं, एक्स को 1 डालते हैं तो देखते हैं 1² + 1 × ln1 - ln1 - 1, और नीचे 1² - 1 ln1 तो 0 होता है, याद करो log 1,
लॉग वन टू एनी बेस जीरो ही होता है, तो ये तो जीरो है, वन माइनस वन जीरो, जीरो बाय जीरो बन गई। ये क्या हो गया सर, जीरो बाय जीरो बन गई तो घबराना नहीं है, अच्छी बात है, जीरो बाय जीरो बनना है खुशी की बात है। मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर कट के वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म कैसे सॉल्व होगी भाई साहब। इन दोनों को क्लब करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को, और इन दोनों को क्लब करके एल एन एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस वन आ गया, और नीचे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन है। फैक्टराइज कर लेते हैं अगर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन को, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू एल एन एक्स लिखा हुआ था, और नीचे भी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ऊपर से एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, ऊपर से एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, और इससे काट डालो, देखो इससे कैंसिल आउट हो गया है बेटा। हम्म, बलवंत सर, किसने बोल दिया बलवंत सर, मैंने बोल दिया क्या राजवंत सर की जगह बलवंत सर? नहीं यार मैंने नहीं बोला, गलती से निकल गया होगा। वैसे नाम तो उनपे वो भी सूट कर रहा है, जिस प्रकार से बॉडी बना रखी है, बलवंत भी नाम तो बढ़िया ही है। वैसे मैंने बोला नहीं है भाई, मैंने राजवंत सर ही बोला था। केमिस्ट फिजिक्स में तुम्हें बताया गया होगा, राजवंत सर ने डेरिवेटिव्स। चलिए तो एक्स टेंडिंग टू वन, अब जीरो बाय जीरो फॉर्म कट चुकी है, एक्स को वन डाल देंगे, वन प्लस वन प्लस एल एन वन अपॉन वन प्लस वन, एल एन वन जीरो होता है, सो टू बाई टू आंसर हो गया वन, टू बाई टू हो गया। सर वो उनका रियल नेम है, अच्छा ऐसा है क्या? राजवंत सर का रियल नेम बलवंत है। वैसे सही बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि नाम का जो है असर आ जाता है, इंसान में नाम का असर आ जाता है। जो भी इंसान का नाम होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी में उसका असर आ जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। हम्म, बलवंत सर उनका नाम था, तो देखो उनका आ गया ना असर। हम्म, सर आपका नाम का मीनिंग क्या है? मेरे नाम का मीनिंग तो तुम्हें पता नहीं है? तरुण का मीनिंग होता है, देखो मेरे भी नाम का वैसे तो है, क्या बोलते हैं असर, तरुण का मीनिंग होता है फॉर एवर यंग। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे चेक कर लो। तरुण का मीनिंग होता है फॉर एवर यंग, जो यंग रहता है हमेशा। तो मेरी शक्ल को देख के भी लोग देखो मेरी उम्र का अंदाजा लगा नहीं पाते हैं वैसे, तो नाम का असर हो गया यहाँ भी। होता है ऐसा, जनरली मैंने देखा है। हम्म, चलो बेटा अगले सवाल पे आते हैं। फ्लेक्स कर रहे हो सर? बेटा फ्लेक्स क्या है, टाइम से सोया कर, घर का खाना खाया कर, तू भी ऐसी रहेगा, तेरे भी तरुण नाम का असर तेरे ऊपर भी हो जाएगा। बट तुम्हें तो खानी है बेटा मैगी, मोमोज, चाउमीन, है ना? चलो भाई नेक्स्ट, अब देखते हैं टेक्निक। इधर भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है, और अब जब स्क्वायर रूट की टर्म आ जाए तो रैशनलाइजेशन की मदद लो, ठीक है? रैशनलाइजेशन की मदद लो, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जो रूट थ्री माइनस रूट एक्स है उसको रैशनलाइज किया, थ्री प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, थ्री प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, करेक्ट? और जो दूसरा में अब यहां क्या है, डबल रैशनलाइजेशन लग जाएगी, क्योंकि सवाल एक बार में थोड़ा सा भारी भरकम आ गया। न्यूमरेटर रैशनलाइज करना है, साथ साथ डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, तो अब इसे भी रैशनलाइज करना पड़ जाएगा। डबल रैशनलाइजेशन, सिंगल रैशनलाइजेशन भी हो सकती थी, बट यहां दोनों में स्क्वायर रूट है, तो इसको भी हमने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, गॉट इट? हाँ, अंतरिक्ष भाई हमारे कह रहे हैं सर मेरा नाम तो अंतरिक्ष है, मेरा नाम पे असर कैसे पड़ेगा? सोच ले बेटा, इसका मतलब तू प्लूटो वासी बनेगा, हाँ अंतरिक्ष में जाके। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इसमें लगा देते हैं, सो नाइन माइनस एक्स हो गया। अब चलो यार पढ़ाई करो यार, तुम लोग फोकस नहीं करते हो यार, इधर उधर की बातें बहुत करते हो, पड़ोस की आंटी बन जाते हो। इधर देखो भाई, इधर देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी इसमें भी लगाएंगे, तो फोर माइनस ऑफ दिस, फोर प्लस ऑफ दिस, इन दोनों में भी ए प्लस बी ए माइनस बी, 16 माइनस टू एक्स माइनस टू, और साथ में एक
3 + √x की टर्म है। ठीक है। हाँ, अब बस कुछ कटा पिटा क्या, देखो 9 - x बन गया, ये 9 - x बन गया, और यहां पे है 4 + √2x - 2 होल अपॉन, ये देखो क्या बन गया, 18 - 2x बन गया। ये वाली टर्म क्या बन गई, 16 और 2 18 -2x, दो कॉमन ले लोगे तो 9 - x इसमें भी तैयार हो चुका है, और डबल रैशनलाइजेशन करके फैक्टर कट गया, 9 - x कट गया है। ठीक है। बस अब तो सवाल सॉल्व हो गया, एक बार कैंसिलेशन हो जाए तो बस समझ जाओ, लास्ट में तो अब तुम्हें x को 9 डालना है, एक्सटेंडिंग टू 9 है, सीधे 9 डाल देते हैं। सो 4 + √18 - 2 16, है ना, 9 डाल दिया तो 18 - 2 16 अपॉन 3 + √9 मतलब 3, और एक बाहर ये 2 भी बैठा हुआ है, 2 भी बैठा हुआ है भाई, तो 4 4 8 अपॉन 6, 3 3 6, 6 दूनी 12, तो 8/12, 2/3 हो गया है बेटा, 4 कैंसिल आउट कर दिया, 2/3 हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे रैशनलाइजेशन की टेक्निक भी मैंने आपको सिखा दी एक क्वेश्चन में। तो दो टेक्निक सीख ली अभी हमने, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन, अभी हमने वो किया है आज। सर इसमें 0/0 नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था बेटा, बन रहा है तभी तो वो कटा है ऊपर नीचे से, दोनों में फैक्टर x - 9 x - 9 आया तो 0/0 तो बन ही रहा था। देखो x को 9 डालो, 3 - √9 डायरेक्ट डालो, अगर डायरेक्ट 0/0 नहीं बन रहा फिर तो वैल्यू सीधे निकाल लो, बट 0/0 बनेगा तभी तो ये सब टेक्निक्स हैं। तो 3 - 3 0, 4 9 दूनी 18 -2 16, तो √16 भी 4 होता है, तो 0/0 फॉर्म ये बन ही रही थी, 0/0 फॉर्म बन ही रही थी। 0/0 तो बनेगी यार, इतना सिंपल थोड़ी दे देंगे सीधे वैल्यू डालो और आंसर पाओ वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सर एनी स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी यही है कि भाई 0/0 फॉर्म्स, अभी अलग अलग स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं ना, अभी 2 स्ट्रैटेजी बता दी है मैंने, फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन, अभी कम से कम 10 स्ट्रैटेजी और आएंगी आगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 स्ट्रैटेजीज आर रैशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन से हम लिमिट सॉल्व करेंगे। जैसे इसको भी देखिए फिर से, अगर आप इसमें एक्सटेंडिंग टू ए डालेंगे, देख लेना अपना 0/0 बनेगा, आराम से निकाल के देख लेना तुम, मैं डाल नहीं रहा हूं, 0/0 बनेगा ही, तुम चेक कर लो अगर करना है तो। a + 2a √3a माइनस √3x, तो √3a ये भी हो गया 0, नीचे 3a + a 4a, 4a का रूट -2 √a, क्लियरली ये भी 0 0 बन गए हैं, सो क्लियरली 0/0 फॉर्म है, ये भी 0/0 फॉर्म है। तो ऐसे में 0/0 फॉर्म नहीं आती फिर तो सीधे आंसर आ जाता जो भी आ जाता, बट 0/0 है तो अब रैशनलाइजेशन लगाओ, और बेटा इसको रैशनलाइज करके कैंसिलेशन हो जाएगी। देखो, सो √a + 2x + √3x होल अपॉन, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं पहले, a + 2x + √3x, मैंने पहले किसको किया, न्यूमरेटर वाली टर्म को रैशनलाइज किया है बेटा, a + b a - b बन गया, राइट, a + b a बन गया है, तो अब इसको a² - b² लगाते हैं, तो a + 2x - 3x, नीचे ये वाली अलग कर लो, अभी जो रैशनलाइजेशन वाली टर्म थी एक, और अब डिनोमिनेटर जो था उसका भी थोड़ा सा अब हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ जाएगा। ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं बेटा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 3a + x के रूट से +2 √x से, क्या ये स्ट्रेटेजी समझ गए हो भाई, क्या ये स्ट्रेटेजी समझ गए हो। डबल रैशनलाइजेशन का एक और क्वेश्चन आ गया है, करेक्ट, तो अब फिर से देखिए, ये दिस a + b × a - b कर देते हैं, और यहां से 2x कट के a - x बच गया, और ये जो रैशनलाइजेशन फैक्टर है, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ये वाला भी ऐसे ही लिखा रहने दो, और इधर वाला भी a + b a - b लगाता हूं, तो 3a + x -4x हो जाएगा बेटा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, a - x और यहां x 3a - 3x हो गया, करेक्ट, 3a - 3x हो गया, देख लो
ये चीज क्या हो गई, 3a माइनस 3x हो गई है, 3 कॉमन ले लो, कट जाएगा। आई होप अब आप समझ गए हैं। तो a माइनस एक्स, और ये वाला फैक्टर क्या था, ये वाला था √3a प्लस एक्स प्लस 2√x होल अपॉन ये वाला रैशनलाइजेशन वाला फैक्टर एक जो बचा हुआ है a प्लस 2x प्लस √3x होल थिंग इनटू ये वाला बचा 3a माइनस 3x, 3 कॉमन a माइनस एक्स, और अब ये दोनों कट गए, यानी 0/0 का फैक्टर कट चुका है। बस इसके बाद तो x को a बस डाल देना है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में x को a डाल दो, तो 3a प्लस 4a, सो √4a प्लस 2√a, x को a डाल रहा हूं राइट, और यहां √3a प्लस √3a होल थिंग इनटू 3 हो गया है। तो हमारे पास आ गया 2√a 4√a अपॉन √3a 2√3a इंटू 3। तो √a कट गया, एक 2 भी कट गया, सो 2 अपॉन √3 इंटू 3, तो 2 अपॉन 3√3 हो गया है आंसर। 2 अपॉन 3√3 हो गया है। चेक कर लीजिएगा क्या सही है, क्या ये सही आया है, चेक कर लीजिए एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। 2 अपॉन 3√3 आ गया है आंसर, 2 अपॉन 3√3 बन गया है आंसर। डबल रैशनलाइजेशन का एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने। सिंगल रैशनलाइजेशन के भी आ जाएंगे यार, ऐसा नहीं है कि डबल के ही करने हैं सीधे, सिंगल रैशनलाइजेशन के भी क्वेश्चंस आपको मैं दे देता हूं। चलो एक होमवर्क में, मतलब इसमें भी टर्म एक है, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए जेई मेन का क्वेश्चन रैशनलाइजेशन टेक्निक के ऊपर, फिर से आप देखेंगे 0/0 बनेगी, y को 0 डालेंगे तो ये √2 माइनस √2 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म है। तो क्लियरली रैशनलाइजेशन करनी है बेटा, रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर की करनी है, डिनोमिनेटर में तो y की पावर 4 है ही, रूट है ही नहीं, तो एक ही टर्म की रैशनलाइजेशन हमें करनी है। कर लोगे इसे या करें, बताइए जल्दी बताइए। चलो करते हैं, रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। √1 प्लस y की पावर 4 माइनस √2 है, तो प्लस √2 वाली टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। सर होमवर्क, चलिए होमवर्क में कर लीजिएगा, वैसे आज डीपीपी में भी मैंने डाल दिया है, ऊपर a प्लस बी ए माइनस भी लगाना, बढ़िया सा कुछ होगा। एक बार और रैशनलाइज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को ही 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि अभी रूट के अंदर रूट भी है ना, तो अभी एक बार और रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर को ही डबल रैशनलाइज करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को किया था, इस बार न्यूमरेटर को मुझे दिख रहा है एक बार करने के बाद फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब a प्लस बी ए माइनस भी लगेगा तो एक स्क्वायर रूट अंदर वाला भी प्रेजेंट रह जाएगा। चलो करना, इसको होमवर्क में करना, नहीं होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे कल। करेक्ट, होमवर्क में करिए, डीपीपी में भी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब हमने एल्जेब्रिक थोड़ा सा कर लिया है, मतलब 2 टेक्निक सीखी है अभी तक, जिसमें हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन से ऊपर नीचे से काटा 0/0 फॉर्म, और फिर हमारा लिमिट बढ़िया सा बन गया, हमने उसको वैल्यू डाल के सॉल्व कर लिया। बट दिस इज अ वेरी लिमिटेड अप्रोच, क्योंकि अब अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट आ गई, तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था उसमें sin x cos x आ गए तो क्या करोगे, तुम तो इस बात पे डिपेंडेंट हो कि ऊपर नीचे से कुछ कट जाए, फैक्टर कटते ही तुम्हारा लिमिट सॉल्व हो रहा था। बट वो तो पॉलिनोमियल्स में ही होगा, है ना, फैक्टर कटना तो पॉलिनोमियल में आएगा, बट नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन आ गए यानी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आ गए तो क्या होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, फिर आगे लॉगरिथमिक लिमिट्स भी पढ़ेंगे, सारे आएंगे धीरे धीरे करके। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर होंगे तो हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बेटा कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का भी एक फॉर्मूला होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ये जो लिमिट होती है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह से तुम्हें याद रखनी है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स हो या फिर x अपॉन साइन एक्स हो, ये दोनों ही लिमिट्स बेटा 0 के बराबर होंगी, सॉरी, दोनों ही लिमिट्स 1 के बराबर होंगी। साइन एक्स बाय एक्स और एक्स बाय साइन एक्स दोनों 1 के बराबर होंगे। फॉर्मूला है, बिल्कुल अच्छी तरह लर्न करना है। कैसे आया है फॉर्मूला, देखो, एक तो तुमने फिजिक्स में आरजे सर ने भी बताया होगा, साइन एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स
फॉर वेरी स्मॉल एक्स। तो अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है, एक्स टेंडिंग टू जीरो है मतलब एक्स बहुत स्मॉल है, एक्स बहुत स्मॉल है ना, एक्स बहुत स्मॉल है, तो हम साइन एक्स को लगभग एक्स ही कह सकते हैं, और एक्स कट गए, ऐसे समझ लो 1 हो गया। ये तो देसी तरीका हो गया अपना, ठीक है, देसी तरीका हो गया हमारा ये। साइन एक्स बाय एक्स या एक्स बाय साइन एक्स की लिमिट 1 आएगी, क्योंकि एज एक्स टेंड्स टू जीरो तुम्हें पता है साइन एक्स इज ऑलमोस्ट सेम एज एक्स। साइन एक्स को एक्स लिख लेते हैं ना, समझे, समझ गए, हाँ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बिल्कुल। और टेन एक्स को भी ऐसे ही लिखते हैं, तुम्हें पता है एज एक्स टेंड्स टू जीरो, टेन एक्स को भी हम लगभग एक्स ही लिख लेते हैं। इसका मैंने तुम्हें लॉजिक भी बताया था ग्राफ से भाई। साइन एक्स का ग्राफ ये है, तो जब एक्स बहुत छोटा हो गया तो y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ लगने लगता है। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ लगने लगता है, यानी हम y इक्वल टू साइन एक्स को y इक्वल टू एक्स कह सकते हैं व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल। टेन एक्स में भी ऐसा ही होता है, देखो टेन एक्स का ग्राफ वैसे ऐसे होता है, बट अगर x बहुत छोटा है, इस सब उड़ा दो, इसको उड़ा दो, तो ऐसा इतना सा ग्राफ रह गया। अब आपको ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स जैसा ही लग रहा है, y इक्वल टू एक्स जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो tan x भी लगभग x ही होता है, tan x भी लगभग x ही होता है, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan x अपॉन x या x अपॉन tan x, ये भी दोनों क्या होते हैं, 1 ही होते हैं बेटा, ये भी दोनों 1 ही होते हैं। गॉट इट। साइन इनवर्स भी, बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आगे आएगा, बट अभी के लिए याद रख लो कि अगर साइन एक्स की जगह साइन इनवर्स भी आ जाए, यानी कि अगर आपके पास ये हो जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स, सॉरी साइन इनवर्स का लिख रहे हैं पहले, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स, या आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ भी लगभग एक्स जैसा ही होता है, या एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे ही 1 होंगे। सिमिलरली यहां पर भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स एक्स बाय एक्स, साइन इनवर्स tan इनवर्स, इन सब के ग्राफ्स आप 12th में पढ़ेंगे। एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स, तो ये 8 लिमिट्स तुम्हारी 1 होंगी, ठीक है। एक्स और साइन एक्स और टेन एक्स वाले जहां इन्वॉल्व होंगे या उनके इनवर्स भी, लिमिट्स हमेशा 1 हो जाएंगी बेटा, बट कॉस एक्स वाले में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये पहले 2 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले। सर 6th में था ये, अबे 6th में था, कौन सी 6th पढ़ा है भाई, कौन सी 6th पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं बेटा, चल, साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट हमेशा 1 होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसको अप्लाई करने का देखो तरीका क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मान लो साइन 3x है अपॉन एक्स हो जाए, साइन 3x अपॉन एक्स हो गया। तो देखो हमें जो चाहिए, थ्योरम जो है वो ये कहती है कि यहां पे जो एंगल है x, नीचे भी वही होना चाहिए, यहां पे जो एंगल है नीचे भी वही होना चाहिए। तो अगर साइन 3x है तो 3x भी 0 तो जाएगा ही, क्योंकि x 0 जा रहा है तो 3x भी 0 तो जा रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक 3 बेटा इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। तो तुम क्या करोगे, इसको ऐसे 3x लिख लोगे और 3 बाहर कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और अब ये साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो जैसा बन गया है ना, क्योंकि x टेंडिंग टू जीरो था तो 3x भी 0 ही जाएगा। तो ये बिल्कुल साइन 3x बाय 3x को तुम 1 कह दोगे। सो आंसर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कोई कह दे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन 5x अपॉन साइन 5x अपॉन tan 4x, कुछ भी लिख दिया यार, अभी भी 0 बाय 0 है। तो साइन और tan देखते ही तुम्हें उनके नीचे सेम एंगल बनाना होता है, ठीक है। तो साइन 5x के नीचे तुम क्या करोगे, 5x बनाओगे, इंटू भी 5x करना पड़ेगा, और tan 4x के नीचे तुम 4x बनाओगे, इंटू भी 4x करना पड़ेगा, ताकि बेटा ये बन गया साइन थीटा बाय थीटा tan थीटा बाय थीटा। अच्छा, लिमिट्स को अब अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअली लिमिट्स डिफाइंड है तो डिवीजन में हम लिमिट्स को मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस माइनस सब में हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस लिमिट इज 1, तो इसको 1 लिख देंगे, ये 1 लिख देंगे, इसमें तो x x कट ही गया। सो फाइनल आंसर बेटा 5/4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
5/4 आ जाएगा। गॉट इट? ऐसे ये फॉर्मूले ऐसे यूज होंगे आपके। चलिए इस पे एक दो सवाल और दिखाता हूं, बेसिक लेवल के। बेसिक लेवल के एक दो सवाल और, ये देखिए। तो अगला वाला अब आप ये बताएंगे, x बाय साइन 10x, तो अभी समझाया था नीचे 10x है तो ऊपर भी 10x लाएंगे। 10x अपॉन साइन 10x, 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ये वाला आपका बन गया साइन थीटा बाय थीटा। जो एंगल ऊपर है वही नीचे है, तो साइन थीटा बाय थीटा, इसकी लिमिट होती है 1। करेक्ट? साइन थीटा बाय थीटा की लिमिट होती है 1। अभी बताया था कि x बाय साइन एक्स हो या साइन x बाय x, कोई भी होगा, लिमिट 1 ही होती है। तो x बाय साइन एक्स, थीटा बाय साइन थीटा की 1, तो आंसर हो गया 1/10। आंसर हो गया 1/10। ठीक है, इजी है। अब जरा ध्यान से देखना भाई, x बाय कॉस एक्स में क्या होगा सर? तो देखो x बाय टेन एक्स, एक्स बाय साइन एक्स, तो लिमिट 1 है। कॉस एक्स में क्या होगा? तो एक काम करते हैं, जरा वैल्यू डाल के देखते हैं। x को जब 0 डाल रहा हूं, फॉर्म चेक कर रहा हूं, क्या 0/0 आ भी रही है? x को 0 डाला, ऊपर 0, नीचे cos 0। cos 0 तो भाई 1 होता है, तो 0/1 है ये। 0/1 तो जहां मर्जी चले जाए, कुछ मर्जी हो जाए, 0/1 तो 0 की तरफ ही जाता है ना? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं बन रही। 0/0 को क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कल की क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। इनडिटर्मिनेट मिनेट फॉर्म, वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 है। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट होती हैं। अभी आज की क्लास में हम बस 0/0 देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर तक पहुंचेंगे, सातों फॉर्म्स को पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जब 0/0 ना पढ़े, सिंपल भाषा में यार, जब 0/0 बने तो अपने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स लगाओ, फॉर्मूले लगाओ, रैशनलाइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करो। बट 0/0 बनी नहीं रही, 0/1 बन रही है। डायरेक्ट आंसर चिपकाओ। 0/1 क्या होता है? 0 होता है। 0/2 आ जाता, 0 हो जाता। 2/5 आ जाता, सीधे 2/5 बोल देते। तो प्रॉब्लम सिर्फ 0/0 में है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मुलेज हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं साइन एक्स बाय एक्स। अब इसको देखते ही खुश हो जाते हैं लोग, हाँ 1 सर। अबे एंगल तो देखो, साइन एक्स बाय एक्स 1 कब होता है? जब एक्सटेंडिंग टू 0 होता है भाई। एंगल में जान के गड़बड़ घोटाला किया है, पाई कर दिया है। तो फॉर्म चेक करते हैं, साइन पाई अपॉन पाई। साइन पाई, साइन 180 तो 0 होता है। 0/पाई, 0/पाई डायरेक्टली 0 लिख लूंगा, तो आंसर थर्ड का 0 हो गया बेटा, थर्ड का 0 हो गया। वो छठी कक्षा वाला जो भाई था ना, जो कह रहा था हम छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं, वो कह रहा है सर 1/10 को 0.1 लिख लीजिए ना। ये क्यों नहीं लिख लिया आपने? ठीक है बेटा, मैं समझ गया तू क्या कह रहा था कि छठी क्लास में मैंने पढ़ा है, यही कह रहा होगा तू। हाँ, इसको 0.1 लिख ले, ये भी ठीक है। चलो कमिंग बैक टू दिस, साइन अल्फा एक्स अपॉन साइन बीटा एक्स। तो अभी किया था ऐसा, साइन अल्फा एक्स के नीचे एक अल्फा एक्स की आवश्यकता है, तो अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन बीटा एक्स के भी नीचे एक बीटा एक्स की आवश्यकता है, ऐसा कुछ। और फिर ये चीज बन गई 1, ये चीज बन गई 1, ये चीज बन गई 1, ए एक्स और ए एक्स काटा, सो अल्फा बाय बीटा हमारे पास बन जाएगा। अल्फा बाय बीटा हमारे पास बन जाएगा। गॉट इट? अल्फा बाय बीटा हो गया आंसर। 5th एंड 6th जरा ध्यान से करिएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं खुद से, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए बेटा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? इसमें तो क्योंकि 0/0 बन रहा है सर, अब एक्स को जैसे ही पाई डाल रहा हूं, साइन पाई भी 0 होता है और पाई माइनस पाई भी 0। नाउ 0/0 फॉर्म है, अब 0/0 फॉर्म है, बट सर यहां तो एंगल पाई की तरफ जा रहा है। तो अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। साइन एक्स को हम लिख लेते हैं साइन पाई माइनस एक्स। भाई अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्री का साइन 180 माइनस एक्स और साइन एक्स तो सेम होते हैं, तो हमने न्यूमरेटर में क्या किया? हमने बेटा साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स किया। अच्छा, तो नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन माइनस टाइम्स पाई माइनस एक्स। और अब हमारी लिमिट जो थी वो टेंडिंग टू पाई है। अब ध्यान से सुनना भाई, हम साइन थीटा बाय थीटा लगाते हैं और थीटा वहां 0 जाना चाहिए। कौन 0 जाना चाहिए? जो एंगल है बेटा वो 0 जाना चाहिए। देखो अभी तुम कहोगे सर एंगल तो पाए जा रहा है, मैं कहूंगा नहीं, एंगल पाई नहीं जा रहा, एक्स पाए जा रहा है। एंगल तो अगर तुम इसका देखोगे तो एंगल अब तुम्हारा 0 ही जा रहा है दोनों।
तो अब मैं इसमें फिर से साइन थीटा बाय थीटा लगा सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा में तो अभी भी आप कह सकते हैं ना कि थीटा तो टेंडिंग टू जीरो ही है भाई, क्योंकि जब एक्स पाई की तरफ जाएगा तो सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो, तुम ये भी कह सकते हो लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। सो लिमिट बन जाएगी एक्स जब पाई की तरफ जा रहा है, एक्स को पाई डालो, पाई माइनस पाई जीरो, तो थीटा टेंडिंग टू जीरो हो गया। नया वेरिएबल लेकर आ जाओ थीटा, और ये हो गया साइन थीटा अपॉन माइनस थीटा। नाउ अब देख लो, अब ये आंसर 1 लिख देता हूं, साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो। तो एक तरह से दिमाग में सब्सटीट्यूशन कर लिया था मैंने, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स को भी 1 लिख सकता हूं, प्रोवाइडेड एक्स टेंडिंग टू पाई हो। गॉट इट? एक्स टेंडिंग टू पाई हो तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1, यानी -1 हो जाएगा। गॉट इट? तो ये समझिए कि हम फॉर्मूला कब लगाना है, हमें फॉर्मूला तब लगाना है जब साइन अल्फा अपॉन अल्फा हो और अल्फा टेंडिंग टू जीरो हो। इट डजंट मैटर यहां एक्स टेंडिंग टू पाई आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है, तुम्हारा अगर अल्फा टेंडिंग टू, एंगल टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो तुम लगा सकते हो। ऐसा एक और क्वेश्चन बना दूं, देखो इधर देखो, एक क्वेश्चन और बना देते हैं, 6 से पहले 7th कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 2, कॉस एक्स अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख लेते हैं, चलो ठीक है। फिर से देखो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, x को जैसे 90 डालूंगा cos 90 0, नीचे भी 90 माइनस 90 0। तो अब मैं क्या करूंगा, cos x को क्या लिख लूंगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर थर्ड में भी ऐसे सोचा था, हाँ थर्ड में बेसिकली थर्ड में तो फॉर्म ही नहीं बनी ना, ये सब सोचना तो तब है जब फॉर्म बन जाए 0/0। जहां फॉर्म ही नहीं बन रही 0/0, वहां तो सीधे आंसर आएगा। यहां 0/पाई बना था, सीधे 0 लिख दिया, करेक्ट। बिल्कुल, cos x को लिख लिया sin 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स लिख लिया, और अब नीचे भी 90 माइनस एक्स है। और नोटिस करो जब x पाई बाय 2 जा रहा है तो 90 माइनस एक्स तो 0 ही जा रहा है भाई। जब x 90 जाएगा तो 90 माइनस 90 एंगल तो 0 जाएगा। तो अगर मैं पाई बाय 2 माइनस एक्स को थीटा मान लूं, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स को अगर मैं दिमाग में थीटा, दिमाग में मान लो नहीं तो सब्सटीट्यूशन कर दो, पाई बाय 2 माइनस एक्स को थीटा मान लिया, तो एक्स को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, तो थीटा की वैल्यू 0 होती है, यानी ये लिमिट क्या बन जाएगी, साइन थीटा बाय थीटा, और लिमिट उसमें थीटा टेंडिंग टू 0, क्योंकि जब एक्स पाई बाय 2 था तो थीटा 0 था, साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया, तो आंसर हो गया 1। आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 1। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को पूरा एंगल देखना होता है, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कहां जा रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन इसी का देता हूं, देखो एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, इसी में बना देता हूं 8वां क्वेश्चन। इधर देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। क्या अब इसकी लिमिट निकाल सकते हो आप? क्या इसकी लिमिट निकाल सकते हो? ध्यान से सोच के बताओ, क्या इसकी लिमिट निकाल सकते हो बेटा? 0/0 बन रही है, हाँ बिल्कुल, साइन एक्स को 1 डालूंगा, साइन पाई 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म है ही, 0/0 फॉर्म है ही। तो हम क्या करेंगे, बट एंगल अभी 0 नहीं जा रहा, एंगल क्या जा रहा है, पाई जा रहा है, तो साइन पाई एक्स को लिख लो पाई माइनस पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, करेक्ट। समझ गए? खेल समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम क्या कर लेंगे, पाई माइनस पाई एक्स को चाहे तो थीटा ले लो, पाई माइनस पाई एक्स को थीटा लेट कर देते हैं, पाई माइनस पाई एक्स को लेट कर देते हैं थीटा, ताकि जब एक्स 1 हो रहा है तो थीटा टेंडिंग टू 0 हो रहा है, थीटा टेंडिंग टू 0 हो रहा है, और ऊपर आ गया साइन थीटा। अच्छा, एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखो यहां से पाई कॉमन लो, सब्सटीट्यूशन पता है ना तुम्हें, जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे, कोई नया वेरिएबल टी ले आते थे, पुराना वेरिएबल हटाते थे, वैसा ही लिमिट्स में कर रहे हैं, पुराना वेरिएबल एक्स हटा के नया वेरिएबल थीटा ला रहे हैं। तो यहां से 1 माइनस एक्स की वैल्यू थीटा बाय पाई हो गई, बट यहां तो एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 की माइनस थीटा बाय पाई हो जाएगी, तो माइनस थीटा बाय पाई लिख दिया, तो पाई साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस पाई, करेक्ट, पाई ऊपर चलेगा, और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, माइनस पाई को बाहर ले आओ, लिमिट कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, जस्ट लाइक सिग्मा, तो साइन थीटा बाय थीटा 1 हो गया। सो आंसर हो गया बेटा माइनस पाई, आंसर क्या हो गया, माइनस पाई। तो ये बात वैसे मुझे अगले लेक्चर में बताना था सब्सटीट्यूशन, बट एक क्वेश्चन में बन गया तो मैंने तुम्हें यहां पे बता दिया है।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन डिटेल में हम करेंगे अगले, बट ये समझो करना कब है, जब तुम्हारा एंगल जीरो नहीं जा रहा है। तुम्हें तो एंगल जीरो बनाना है अपना, क्योंकि तुम्हें तो भैया थ्योरम में तो जीरो ही जाना चाहिए ना। थ्योरम में तो हमारा जो एंगल है वो जीरो की तरफ जाएगा, तभी हम ये फॉर्मूले लगा पाएंगे। तो हम सब्स्टिट्यूशन की कई बार मदद ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन की मदद। चलो एक करा ही देता हूं सब्स्टिट्यूशन, जब इतना करा दिया है तो सुन लो भाई सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा और सुन लो। ये देखिए, ये वाला तो आई थिंक करा ही दिया मैंने तुम्हें अभी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू। अब ओरली भी कर सकते हो, पता है, दिमाग में सब्स्टिट्यूशन, कॉस एक्स को लिखा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, और नीचे भी पाई बाय टू माइनस एक्स है, तो पाई बाय टू माइनस एक्स को थीटा मान लेंगे, साइन थीटा बाय थीटा, ये लिमिट वन आ जाएगी, सीधे सीधे वन आ जाएगी। ठीक है बेटा, डायरेक्टली लिख रहा हूं अब मैं, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। देखो टेन पाई जीरो, नीचे भी जीरो, तो टेन पाई को लिख लिया, टेन एक्स को लिख लिया, टेन टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सोचो, टेन एक्स, टेन पाई माइनस एक्स होता है, टेन पाई माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स, राइट। तो टेन एक्स को उल्टा लिख लिया इसका, माइनस ऑफ दिस, सॉरी माइनस ऑफ दिस लिख लिया बेटा, माइनस को इधर से उठा के इधर ले जाओ, तो टेन एक्स को लिख लिया माइनस टेन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, एक्स टेंडिंग टू पाई है, तो पाई माइनस एक्स को थीटा मान लूंगा। सर सिक्स्थ क्वेश्चन रह गया, हाँ करवाऊंगा, पता है मुझे, याद है, कराऊंगा। तो पाई माइनस एक्स थीटा, इसको दिमाग में थीटा लेट कर दिया, तो tan थीटा बाय थीटा आ गया, तो इतनी लिमिट तो वन हो जाएगी, और एक माइनस लगा हुआ था, तो आंसर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। समझ गए हो? क्या आप समझ गए हैं बेटा? क्या आप समझ गए हैं इसको? सिक्स्थ वाले पे अभी आएंगे, पहले जरा नाइन्थ कर लेते हैं। इसमें तो अब देखो जीरो जा रहा है, अब मुझे कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं। देखो सब्स्टिट्यूशन कहां लगाया, जब पाई पाई बाय टू ऐसे जा रहा था, क्योंकि मुझे अपने एंगल को जीरो पहुंचाना है, तभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले लगा पाऊंगा। करेक्ट, ध्यान से देखिएगा। सर टैन को कॉट नहीं बना सकते, कॉट बना ले, बट कॉट का फॉर्मूला कहां है? फॉर्मूला जिसका है वही तो बनाओगे ना बेटा। हमारे पास फॉर्मूला साइन और टैन के हैं, तो तुम्हें यही क्रिएट करने हैं। इनफैक्ट कॉट होगा तो उसे टैन बनाना है, क्योंकि टैन एक्स बाय एक्स हमें फॉर्मूला लगाना है, कॉट एक्स का फॉर्मूला नहीं है। जैसे यहां देखिएगा, नाइन्थ क्वेश्चन को इधर लिख लेता हूं, limit x tending to 0, so no need of substitution, x is tending to 0 here, tan inverse 5x square, इनवर्स देख के घबराना नहीं है, सीधे बस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में साइन के नीचे हमें x बाई टू चाहिए, तो x बाई टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, साइन थीटा अपॉन थीटा बन जाएगा, है ना, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, तो x बाई टू भी 0 जाएगा, ये तो 1 होने वाला है मुझे दिख रहा है। और tan इनवर्स के नीचे 5x स्क्वायर की आवश्यकता है, तो 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये वाला टर्म भी बेटा तुम्हारा 1 बन गया, tan इनवर्स x बाय x, tan इनवर्स t बाय t बन गया है तुम्हारा फिर से 1। गॉट इट? सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद एक 5x स्क्वायर, एक x ये रहा, एक x बाय टू ये रहा, x स्क्वायर भी कट गया, 5 इंटू टू 10 हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा 5 अपॉन हाफ, यानी 5 इंटू टू यानी 10। गॉट इट? समझ गए हो? इजी क्वेश्चन है यार ये वाला, इजी क्वेश्चन है। चलो 10th भी कर लेते हैं, फिर 6th पर आएंगे जो छूटा था, उसके बाद 11th से पहले। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर से x टेंडिंग टू 0 है, बहुत खुशी हुई दिल को। साइन ऑफ साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। देखो भाई, अब साइन के अंदर भी साइन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है ये पूरा एंगल है इसका, है ना, बाहर वाले साइन के लिए पूरा एंगल है। जब x 0 जा रहा है तो क्या ये 0 जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर, साइन स्क्वायर 0 तो 0 होता है, तो साइन ऑफ दिस एंगल इज टेंडिंग टू 0, यानी इस एंगल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, तो इस एंगल से साइन स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, ताकि बेटा ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा बन गया, ये क्या बन गया, साइन थीटा बाय थीटा, और वो लिमिट तो 1 होती है, थीटा टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि x 0 है तो साइन स्क्वायर 2x भी 0। बस ये समझो, तुम जब भी थ्योरम लगाओ ना, साइन थीटा बाय थीटा लगाना चाहते हो, उसका थीटा 0 जाना चाहिए, उसका पूरा एंगल 0 जाना चाहिए। क्या ये पूरा एंगल 0 जा रहा है? यस। जब x 0 जाएगा तो साइन स्क्वायर 2x भी 0 ही जाएगा, तो इसको 1 लिख दिया। हमारे पास बचा साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर, इसको लिख लो साइन 2x बाय x होल स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर अलग ऊपर कर लिया, यहां 2 है तो नीचे भी 2 चाहिए,
बट 2 का स्क्वायर 4 आ गया है, तो एक 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर भी लाए हो तुम, तो ऊपर भी 2 का स्क्वायर 4 लाना पड़ेगा। इसको लिख लो बेटा 1, इसको लिख लो 1, तो 1 स्क्वायर इंटू 4, आंसर हो गया 4, आंसर हो गया बेटा 4। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस लिमिट्स के, कुछ भी बना के दे देंगे, कुछ भी बना के दे देंगे, तुम्हें घबराना नहीं है, सीधे सीधे तुम्हें वैल्यू निकालनी है। गॉट इट? सीधे सीधे वैल्यू निकालनी है बेटा। चलिए सिक्स्थ वाला जो सवाल रह गया था इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहां पे क्या है, एक्स डिग्रीज दे दिया है, साइन एक्स डिग्रीज अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, एक्स डिग्रीज है, फर्क पड़ता है। जो हमारा फॉर्मूला है ना बेटा, साइन एक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स रख के जो हमने प्रूव किया था, इसमें एक्स रेडियंस में होता है, नोट दैट एक्स इज इन रेडियंस। तो जब भी ये फॉर्मूला लगा रहे हो, इन सब में एक्स रेडियन है, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू एक्स तभी होता है ना एक्स रेडियन में। सो अगर आपके पास डिग्री में दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। याद करो ट्रिग्नोमेट्री में, जल्दी बताइए। एक भाई हमारे कह रहे हैं सर कोऑर्डिनेट पढ़ पढ़ के पागल हो गए थे, अब मजा आ रहा है। होता है ऐसा कोऑर्डिनेट के बाद, सपने में भी टेंजेंट नॉर्मल दिखाई दे रही होती हैं, एलिप्स की फिगर, सर्कल की फिगर, पैराबोला, यही सब दिखाई दे रहा होता है सपने में भी, इतने महीनों से, क्योंकि वही पढ़ रहे थे। ठीक है, होता है, जब शुरू होती है तो मजा आता है, फिर जब जाती है तो लगता है अच्छा वो चली गई भाई, बहुत बोर हो गए। तो एक्स डिग्री को जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में चेंज हो जाता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री। बस अब इसको भी नीचे भी पाई बाय 180 की आवश्यकता है, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा बनाना है, इंटू पाई बाय 180। तो आंसर ये साइन थीटा बाय थीटा हो गया 1, तो फाइनल आंसर हो गया पाई बाय 180, पाई अपॉन 180 हो गया है, पाई बाय 180 हो गया है आंसर। गॉट इट? इसको 1 लिख दिया, 1 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 हो गया इसका आंसर, बस रेडियन में चेंज कर दिया। चलिए एक जेई का सवाल जल्दी से अब देखते हैं। कॉट की मांग करी थी किसी ने, सर कॉट नहीं है, अब देखो कॉट आ गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स इंटू कॉट 4x साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, कॉट को हटाओ, टैन लाओ, रेसिप्रोकल करके एक्स, ये कॉट स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा टैन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर एक्स को तो पड़ा रहने दो, और कॉट 4x बन नीचे आके बन गया टैन 4x। क्या ये सही है भाई? सही है सर। अब इसमें तुम हर एक फंक्शन के नीचे जो जो आवश्यकता है बना लो। इसके नीचे 4x चाहिए ताकि साइन थीटा बाय थीटा हो जाए, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करनी है, एक्सटेंडिंग टू 0 ही है, तो ये 1 हो गया। इसके नीचे एक्स स्क्वायर की आवश्यकता है, इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, ये गया साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, राइट। तो ऐसे करके जल्दी से पोल में यार आंसर निकालना बनता है इसका, तो जल्दी से निकालिएगा, जल्दी से निकालिएगा फाइनल आंसर, जल्दी से निकालिएगा। तो एक एक्स, ये एक्स काट भी दो, तो हमारे पास फाइनली बचा है tan स्क्वायर 2x, ये बचा एक, और एक ये एक्स स्क्वायर, और एक ये 4 बचा है, तो 4x स्क्वायर बचा है, जिसको लिख लो tan 2x, और 4x स्क्वायर को भी लिख लो 2x का होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ हो जाएगा भाई, tan 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, tan थीटा अपॉन थीटा बन गया, वो फिर से 1 होता है, तो ये फिर से 1 का होल स्क्वायर, यानी आंसर 1 हो गया भाई। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होना चाहिए आंसर, तो बहुत ही सिंपल हो गया है, डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। इजी क्वेश्चन था यार, बहुत इजी क्वेश्चन था बहुत। चलो एक और देता हूं ऐसा ही, ऐसा एक और देता हूं, एक और इसी प्रकार का देखिए, एक और इसी प्रकार का देखिए क्या है क्वेश्चन, 2016 का है इस बार। 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लो। याद करो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस 2x बताया भी था, बहुत लगेगा। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x भी आ जाता है कई बार, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो, राइट।
ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले बहुत लगेंगे लिमिट्स में, याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। तो 1 माइनस कॉस 2x को लिख लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन x इंटू टैन 4x। टैन 4x के नीचे एक 4x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये तो गया 1, और साइन स्क्वायर एक्स के नीचे एक एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी गया 1, तो 2 और 4 बच गया, बस 2 और 4 बच गया, और इधर 3 प्लस कॉस एक्स। आई थिंक इनडिटर्मिनेट जा चुका है 0/0, एक्स को 0 डायरेक्ट डाल दीजिए, सो 2/4 3 प्लस कॉस 0, तो 2/4 इंटू 3 प्लस 1 4 हो गया, आंसर कट कटा के 2 आ गया। देख रहे हो ना क्या प्यारे स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे। अगर डायरेक्ट लिमिट आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तुम्हारे पास एग्जाम में, तो तुम्हें उसे ऐसे फोड़ देना भाई, बहुत इजीली, सीधे फॉर्मूले साइन एक्स बाय एक्स टेन एक्स बाय एक्स बना बना के। गॉट इट। ऑब्वियसली बहुत इससे टफ वाले भी आते हैं, बट अभी मैं तुम्हें वो सारे नहीं दिखा सकता क्योंकि अलग अलग उसमें मेथड लगेंगे लिमिट के। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं भाई। ये क्या है सर? साइन एक्स बाय एक्स तो है, बट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, साइन एक्स बाय एक्स अगर एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तभी हम 1 लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, जरा बताइए आप लोगों ने क्या सीखा है अभी तक, अभी तक क्या सीखा है, क्या करते हैं उसके बाद, जल्दी बताइएगा। अभी तक आपने क्या सीखा है? सर ब्रेन टीजर दे दीजिए इसमें। अरे मेरे दोस्त, अरे बेटा अभी लिमिट का एल सीख रहा है और तू ब्रेन टीजर चाहता है, रुक तो जा, दूंगा ब्रेन टीजर भी दूंगा, ठीक है। सब्सटीट्यूशन, अब मैं यही सोच रहा था कि लोग तुम बोलोगे सब्सटीट्यूशन सर ना, मैंने बोला ही नहीं कि अगर एंगल, अगर मैंने तुम्हें बोला था सब्सटीट्यूशन कब लगाते हैं, सब्सटीट्यूशन तब लगाते हैं जब 0/0 तो बन रही है बट एंगल 0 नहीं जा रहा, तुमने फॉर्म ही चेक नहीं करी, 0/0 बन रही होगी तभी तुम सब्सटीट्यूशन लगाओ, वरना सब्सटीट्यूशन का कोई काम नहीं है। देखो जब भी सब्सटीट्यूशन लगाया 0/0 बन रही थी पहले, ठीक है, तो इस सवाल में पहले तुम्हें फॉर्म चेक करनी है। कई लोगों की आदत होती है, इसीलिए मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भैया थीटा 0 नहीं जा रहा, अच्छा सर सब्सटीट्यूशन कर देता हूं, नहीं पहले फॉर्म चेक कर मेरे दोस्त, क्या पता 0/0 बनी ना रही हो, तो हम सीधे ही आंसर लिख देंगे। तो साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अब ये क्या है सर, ये क्या अजीबोगरीब चीज है, ये क्या अजीबोगरीब चीज है। एक कह रहा है एलएचएल आरएचएल निकाल लो, बेटा इन्फिनिटी का आरएचएल कैसे निकालेगा है? मुझे लगता था तू प्लूटो वासी है बेटा, तू तो मिल्की वे का भी वासी नहीं निकला, तू तो मिल्की वे से भी बाहर जाना चाहता है, इन्फिनिटी के भी आगे हैं। क्या चाहता है बेटा? साइन इन्फिनिटी क्या होता है? देखो साइन इन्फिनिटी जो भी होता है वो तो डिपेंड करेगा इन्फिनिटी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, बट होगा -1 से 1, ये तो पक्का है ना, -1 से 1 ही होगा, क्योंकि बेटा साइन ऑफ एनीथिंग की रेंज ही -1 से, आप 100 करोड़ डिग्री लिख दो, साइन ऑफ 100 करोड़ डिग्री रहेगा तो कुछ भी -1 से 1 ही, जो मर्जी आए, किस क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वो उस बात पे डिपेंड करेगा, बट रहेगा -1 से 1 ही, राइट। और नीचे इंफिनिटी है। अब सोच के बताओ जरा क्या आएगा आंसर, सोच के बताओ आंसर क्या आएगा। अगर न्यूमरेटर में -1 से 1 कोई भी नंबर है और नीचे 5000 करोड़ लिखा है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता आंसर 0 की तरफ ही जाना है हर बार? न्यूमरेटर में जो मर्जी लिखा हो यार, नीचे क्योंकि इंफिनिटी लिखा हुआ है तो आंसर तो 0 ही जाएगा, आंसर तो 0 की तरफ ही जाएगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसका आंसर 0 है, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं है, 0/0 बनी नहीं, 0 बाई इंफिनिटी या -1 से 1 अपॉन इंफिनिटी बनी है, ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप कोई भी नंबर लिख लो, हाफ अपॉन इनफाइनाइट, तो आंसर तो 0 ही जाएगा ना, 0 अपॉन इनफाइनाइट आंसर फिर भी 0 जाएगा, कोई मर्जी नंबर लिख लो -1 से 1 का, बिकॉज इंफिनिटी डिनोमिनेटर में है, ओवरऑल आंसर 0 की तरफ जाएगा। और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है ना, लिमिट तो हम लिख ही लेते हैं इक्वल टू, लिमिट अपने आप में ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सर अगर इसमें 0 आ गया तो क्या हो गया, 0 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, सोच के बता, 0 अपॉन 10,000 करोड़, ये तो ऐसे ही एग्जैक्ट 0 हो जाएगा है ना, तो फिर भी 0 ही जाएगा, फिर भी 0 ही जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू तो 0 ही आएगी, करेक्ट, हर केस में 0 ही आएगा बेटा, कुछ मर्जी वैल्यू ले लो -1 से 1 के बीच की, कुछ मर्जी वैल्यू ले लो भाई।
गॉट इट। चलो एक और ऐसी का मिलता जुलता भाई दिखाता हूं तुम्हें। मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर टेंडिंग टू जीरो लिखो आंसर। नहीं भाई, लिमिट तो अपने आप में ही टेंडिंग होती है, लिमिटिंग वैल्यू उसके नाम में ही लिमिट है ना। आपको उसको और टेंडिंग नहीं करवाना है, आपने जो आई है वो अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट जो भी होगी चलेगी, दोनों में ही हम इक्वल टू जीरो बोल देते हैं। ठीक है, चलिए मॉड का तो मैंने तुम्हें बताया था भैया, उल जलूल सवाल फंक्शंस आ जाए मॉड बॉक्स तो तुम्हें एलएचएल आरएचएल की तरफ बढ़ जाना चाहिए। आरएचएल, आरएचएल का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब अब पॉजिटिव में साइन एक्स पॉजिटिव से खुलता है, जीरो से बड़े जस्ट बड़े में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, राइट, साइन एक्स पॉजिटिव होता है जीरो से बड़े में, तो साइन एक्स पॉजिटिव से खोल दिया, साइन एक्स बाय एक्स तो वन हो गया, एंगल जीरो की तरफ जा रहा है। एलएचएल में क्या होगा बेटा, अब देखो जरा इंटरेस्टिंग बात हो गई, जीरो से जब कम डालोगे, जीरो से कम डालोगे तो अब साइन एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा। सोच के देखो, साइन ऑफ माइनस 0.000001 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा सर। ये तो साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव है तो मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा। मॉड की डेफिनेशन याद करो कि अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से, नेगेटिव है तो नेगेटिव से। बेसिक मैथ लग रही है ना मॉड पूरा। तो साइन एक्स बाय एक्स तो वन ही हो गया, माइनस वन हो गया इसकी लिमिट। सो सिंस एलएचएल आरएचएल डिफरेंट हो गई, सिंस एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, देयरफॉर लिमिट डी एन ई कह देंगे हम, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, गॉट इट। क्या ये बात समझ गए हैं आप? उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए हैं कि हमने इसमें एलएचएल आरएचएल अलग क्यों करी, क्योंकि मॉड का सवाल आ गया था। मॉड की वजह से हमें समस्या उत्पन्न हुई तो हमने कहा अलग अलग कर लेते हैं भाई। मॉड के केसेस में हमेशा अलग जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर कॉस वन बाय एक्स। लास्ट सवाल है, अब ये लास्ट सवाल है, इसको करके खत्म कर रहे हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को हम कंटिन्यू रखेंगे, अभी खत्म नहीं हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, भी बहुत कुछ बताऊंगा तुम्हें, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में। चलिए, तो पहले ये सवाल है, एक्सटेंडिंग टू जीरो भी है, साइन एक्स को उड़ाइए, साइन एक्स बाय एक्स को वन करेंगे, एक एक्स कट भी गया, ये वन हो गया, तो हमारे पास बच गया बेटा एक्स कॉस वन बाय एक्स। अब फिर से सोचो जरा, ये कौन सी फॉर्म है सर, एक्स कॉस वन बाय एक्स। तो जहां तुम फंस जाते हो ना, फॉर्मूला नहीं लग रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, पहले फॉर्म तो देख लो क्या बन रही है। अगर एक्स को जीरो की तरफ डालूंगा, एक्स को जीरो की तरफ डालूंगा तो जीरो इंटू कॉस ऑफ वन बाय जीरो यानी कॉस ऑफ इंफिनिटी, है ना। तो जीरो इंटू कॉस इंफिनिटी क्या होगा, आप सोच के बताओ। जीरो इंटू कॉस इंफिनिटी, कॉस इंफिनिटी बिल्कुल साइन इंफिनिटी की तरह है। जैसे साइन इंफिनिटी था हमारा, साइन इंफिनिटी था भाई, साइन इंफिनिटी क्या कह रहा था, कह रहा था मैं माइनस वन से वन कुछ भी वैल्यू ले लूंगा, जिस क्वाड्रेंट पे जाके मैं फंसूंगा उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही कॉस इंफिनिटी भी कहेगा भैया मेरे साथ भी सेम खेल है, कॉस इंफिनिटी भी कहेगा मैं जो भी रहूंगा माइनस वन से वन ही रहूंगा, रेंज मेरी माइनस वन से वन ही है। अब जीरो इंटू अगर एनीथिंग कर दूं माइनस वन टू वन, तो आंसर तो जीरो ही आएगा हमेशा, क्योंकि बाहर एक जीरो विराजमान है। जीरो इंटू एनीथिंग कर दूंगा, जीरो इंटू एनीथिंग फ्रॉम माइनस वन टू वन इज ऑलवेज जीरो, इसलिए लिमिट भी क्या हो गई, जीरो हो गई। 11th वाली भी जीरो हो गई, 11th वाली भी बेटा जीरो हो गई है। गॉट इट? क्या आपको समझ आ गया है बेटा? देखो अभी और अच्छी तरह समझ आएगा, क्योंकि अभी तो हमने आज लगभग 20 क्वेश्चन करे होंगे। देखो 11 तो यही हो गए, और भी करे होंगे, 20-22 करे होंगे, सबको मिला लें तो 25 कर लिए होंगे। बट अभी लगभग 25 क्वेश्चन मैं तुम्हें और करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर ही, लगभग 25 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, बस ये समझो आज की क्लास के बाद बस मैंने डीपीपी वैसे दे दी है, आप आज के सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, चलो एक ही ट्राई कर लेना, ये वाला एक बार होमवर्क में ट्राई कर लेना, रैशनलाइजेशन करके हो जाएगा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा के, और डीपीपी अटेम्प्ट कर लेना दोबारा, सारे क्वेश्चन दोबारा करके डीपीपी कर लेना। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली डीपीपी आज मैंने नहीं बनाई है, फर्स्ट लेवल ऑफ डीपीपी है, तो उसको आप करेंगे, और वही रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन के ऊपर ही है मेजरली, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के ऊपर भी है। बाकी अगली क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अच्छा लगा सर, मजा आ रहा है?
चलिए ग्रेट, मजा आया और अच्छा लगता है वैसे ज्योमेट्री एक यूनिट खत्म होना बहुत दिनों तक, जैसे अब एलजेब्रा एलजेब्रा इतने टाइम से चल रही थी, फिर कोऑर्डिनेट हुई थी तो अच्छा लगा था, कोऑर्डिनेट खत्म हुई तो अच्छा लग रहा होगा। कैलकुलस अब अच्छा ही लगेगा क्योंकि अब अंत के 3-4 चैप्टर सब मिक्स्ड हैं। ये खत्म होगा तो फिर हम वापस एलजेब्रा पे आ जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। वो खत्म होगा तो हम फिर प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, राइट। चलिए, तो उम्मीद है मजा आया आप लोगों को। मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, एक्सटेंड करने को कह रहे हैं कुछ लोग, बेटा क्लास है मेरी अभी इमीडिएटली लक्ष्य बैच में, तो अभी एक्सटेंड का कोई चांस नहीं है, अगले वीक कर लेंगे अगर जरूरत लगी लिमिट्स के। तुम लोगों को मजा आएगा, खूब सारे क्वेश्चन और करा दूंगा, बढ़िया मुझे क्या है, 12th वाले भी करा दूंगा साथ में, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन कोशिश करेंगे, बट 11 तक बता दूं मैं तुम्हें, फिर 12th के भी कुछ पार्ट, बाकी दोबारा 12th में तो होगा ही ये टॉपिक। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों अगले हफ्ते, एंजॉय करिए अपना संडे, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, पढ़ते रहिए और अपना नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर वीक पर ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके बैठेंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।